के सारी स्लाइड बना रहा हूँ, तो मुझे डे 11 है जी आज का। टू करेक्ट द रिकॉर्ड्स इट्स डे 11। अच्छा जी, तो आप देख रहे हैं इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं, उसके बाद जी ईडियम्स क्या होते हैं। लेकिन मुझे इससे पहले ये बताइए कि पिछले लेसन्स में किसी को कोई प्रॉब्लम हुई हो, स्पेशली पंक्चुएशन के अंदर। अस्सलाम वालेकुम जी सर। कोई बताएगा? जी वालेकुम सलाम हसन। सर मेरी आज फर्स्ट क्लास है, तो कहने का आप ओवरव्यू दे दें जब तक बाकी क्लासेस स्टूडेंट नहीं आते। जी ज़रूर ज़रूर ज़रूर। अच्छा सबसे पहले तो वेलकम मोहम्मद हसन, थैंक यू। और मोस्ट वेलकम जी। अच्छा अगली बात ये है कि ये बेसिकली हमारा कंटेंट राइटिंग का कोर्स था, जिसके अंदर हम लोग कंटेंट राइटिंग तो लिख सकते हैं, लिखना कैसे है नेट के लिए, इंटरनेट के लिए, के लिए कैसे हमें लिखना है, ऑनलाइन के लिए हमने कैसे लिखना। तो उससे पहले मैंने सोचा कि कुछ बेसिक इंग्लिश ग्रामर के मतलब बात कर दी जाए। तो उस बेसिक इंग्लिश ग्रामर के अंदर जितनी भी मुझे लगता था कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैंने कर ली। और सबसे पहले मैंने बताया था कि सेंटेंस और उसकी काइंड्स क्या होती हैं, जुमला क्या होता है, उसकी अकसाम क्या हैं। उसके बाद फिर कुछ यूसेज थी, इज़ एम आर और हैज़ हैव, ये दोनों कहाँ कहाँ यूज़ करने हैं, इज़ एम आर कहाँ यूज़ करना है, हैज़ हैव कहाँ यूज़ करना है। उसके बाद फिर कुछ टेंसेस पे बात हुई। फिर हाँ जी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं, उन पे तफसीली बात हुई। टेंसेस को जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेंसेस थे उन पे हमने बात की कि ये सारे के सारे क्या होते हैं और इनको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा पिछले जो हमारा लेसन था डे 10, उसके अंदर हमने पंक्चुएशन, कॉमा, फुल स्टॉप वगैरह कहाँ कहाँ लगता है, क्वेश्चन मार्क कहाँ लगता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहाँ लगता है, इस पे हमने बात की थी। तो ये सारी बातें हैं, काइंड ऑफ ओवरव्यू आज, क्योंकि आज बेसिक इंग्लिश ग्रामर का लास्ट डे है, तो इस वजह से ओवरव्यू जैसा कि अभी आपने कहा वो भी मैंने बता दिया, और बाकी लोगों को भी फ़ायदा हो गया होगा, ताकि उनको पता लग जाए कि हम क्या क्या कर चुके हैं। अच्छा जो आज आए हैं या पिछले एक दो लेसन से उन्होंने ज्वाइन किया है, या मतलब शुरू के लेसन जो नहीं देख सके, उनके लिए एक सहूलियत ये है कि ये सारे जो लेसन हैं ये बहरहाल अपलोड हो जाते हैं यूट्यूब के चैनल पे। उसका लिंक आपको भेज दिया जाएगा, तो उधर से फिर आप लोग जो हैं वो क्या कर सकते हैं कि वो सारी वीडियोस वहाँ देख सकते हैं। तो लिहाजा आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग सिर्फ जो अभी बात हो रही है वो देखें, और उसके बाद की जो बातें हैं, जो उससे पहले की बल्कि बातें हैं, वो माइक ज़रा काइंडली किसका ऑन है बंद कर दीजिए। उससे पहले की जो बातें हैं वो आपको सारी इंशाल्लाह ताला यूट्यूब के चैनल पे मिल जाएंगी। मैम से रिक्वेस्ट मैं करता हूँ अभी, अगर वो सुन रही हैं तो यूट्यूब चैनल का लिंक भेज दें हमेशा की तरह चैट के अंदर, ताकि जिन लोगों ने नया ज्वाइन किया है वो उसको देख लें, और उसको फिर वहाँ से पुरानी वीडियोस जो हैं उनसे, पहले की जो अपलोड हो चुकी हैं वीडियोस, उनसे भी सीख सकें। क्योंकि बहरहाल बड़ी मेहनत से ये स्लाइड्स बनी हुई हैं, और ये कोई पहले से स्लाइड नहीं बनी हुई थी, मैंने अब बनाई है सारी बड़ी मेहनत से, कुछ काट छांट की काफ़ी सारी। कुछ नोट्स तो मैं अपने पुराने ही यूज़ कर रहा हूँ, और बीच में जो चीज़ें मुझे नई ज़रूरत पड़ती है मैं उनको फिर ऐड कर लेता हूँ। जी नए आने वालों के लिए एक और बात भी मुझे बतानी है। मेरा नाम खुरम पराचा है। मैं पिछले 22-23 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, और अब आप लोगों की कंटेंट राइटिंग को देख रहा हूँ। कॉलेज लेवल, इंटरमीडिएट लेवल की इंग्लिश आजकल मैं पढ़ा रहा हूँ, उससे पहले मैं मास्टर्स लेवल को पढ़ाता रहा हूँ, आजकल थोड़ा रुका हुआ है वक्त की वजह से, और ग्रेजुएशन को पढ़ाता रहा हूँ, मास्टर्स एमए इंग्लिश और बीए को पढ़ाता रहा हूँ।
तो ये तो छोटा सा इंट्रोडक्शन था। हाँ, एक और चीज़ जी, एमफिल मैंने किया हुआ है इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स में, और इसके साथ ही एमए इंग्लिश किया हुआ है लिटरेचर में, और एक्सपीरियंस भी बता दिया। चलें जी स्टार्ट करते हैं। ज़रा देख लिया जाए। हाँ जी, वी हैव ample. Ma'am, if you are here, please share the link of the YouTube channel. जी मैंने कर दिया, देखिए आप चैट अच्छा ठीक बॉक्स हो में। गया जी। हाँ जी, आ गया, बिल्कुल आ गया। अच्छा, ये अभी ये जो लिंक जो आया है उसको अभी से ही यहाँ पे टैप कर दें, क्योंकि ये बाद में ज़ाहिर है चैट सेव नहीं रहती, तो फिर बाद में आपको नहीं मिलेगी। अभी इसको खोल लें ताकि आपकी हिस्ट्री में वो सेव हो जाए जाके। अच्छा, मैंने एक लफ्ज़ यहाँ पे यूज़ किया टैप करने का। जो मोबाइल फ़ोन से इस्तेमाल कर रहे हैं, एक ज़ूम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो टैप करते हैं। जब वो अपनी टच करते हैं तो वो टैप करना कहलाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे लोग कितने सारे कह रहे हैं जी नहीं नहीं आपने वो करना है, इसको क्लिक करें। क्लिक तो माउस का होता है, और जिन लोगों को इस बात का पता भी है वो फिर भी क्लिक करना कह रहे होते हैं। क्लिक तो माउस से करते हैं जो कीबोर्ड पे, जो जो कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे काम कर रहे होते हैं, पीसी पे या लैपटॉप पे काम करते हैं, वो क्लिक करते हैं। फोन पे तो टैप ही होता है ना, TAP टैप। तो ये ज़रा ज़हन में रखें। ये कम से कम जिन्होंने इंग्लिश लिखनी है उनकी ये गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जिनको नहीं पता, जो इंग्लिश लिखते नहीं हैं बस सुनते ही हैं अगर कभी, या फिर बस मतलब राइटर नहीं है जो, वो तो ठीक है चल जाएगा, लेकिन जो राइटर है उनको बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए। ले जी स्टार्ट करते हैं आज का आखिरी बेसिक इंग्लिश ग्रामर का काम। और हाँ, जो कंटेंट राइटिंग की स्लाइड्स बन रही हैं बड़ी अच्छी बन रही हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उसको जल्द से जल्द आप तक कन्वे किया जाए इंशाल्लाह। और जो पहला लेसन है कंटेंट राइटिंग का वो मत मिस कीजिएगा, क्योंकि असल काम तो ये सारी मेहनत तो हुई उसी के लिए। बेसिक्स बताई जाएंगी और उसके बाद फिर प्रैक्टिकल कुछ काम आपको करके दिखाया जाएगा, और फिर आपके एक दो जिम्मेदारियां लगेंगी, यानी असाइनमेंट्स मिलेंगी आपको, और मामला ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। प्रैक्टिस आप लोग करते रहेंगे। लें जी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जी कॉन्ट्रैक्शंस मैंने बताया था हो रही हैं, ईडियम्स क्या होते हैं, फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं, सिनोनिम्स एंड अदर वेरी इंपॉर्टेंट। ये वेरी इंपॉर्टेंट को मैंने रेड किया हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं जी, पार्ट्स ऑफ स्पीच तो हमने बहुत पहले किए थे शुरू के दिनों में, लेकिन अब हम देखने जा रहे हैं कि आज हम इंशाल्लाह देखेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। जी कॉन्ट्रैक्शंस पहले बात कर लेते हैं। Contractions are a way to mash together two words in order to make them shorter. बड़ी सिंपल सी बात जी, दो लफ्ज़ों को शॉर्ट करने के लिए हम लोग contractions यूज़ करते हैं। They also are a way to make your writing seem more conversational and have the reader feel included in the writing. Conversational जी ऐसे लगता है जैसे हमारे से बात हो रही है। अच्छा, इस आज की क्लास में हैं वो जिन्होंने बहुत स्टार्ट में कहा था जी कि ये टोन क्या होती है। इफ़ यू आर देयर प्लीज़ लेट मी नो। मुझे अब नाम नहीं याद कौन था, जिन्होंने कहा जी कि मैं टोन की वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई कंटेंट राइटिंग में, और मेरी राइटिंग को एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो नेक्स्ट टाइम टोन पे इंशाल्लाह बात होगी अगली क्लास के अंदर जब हम कंटेंट राइटिंग की बात करेंगे। अगर वो नहीं है या उनको जानता है तो उनको कहिएगा कि नेक्स्ट क्लास मिस मत कीजिएगा, क्योंकि बड़ी मतलब दुख भरी दास्तान उन्होंने अपनी सुनाई थी कि जी वो मैंने बहुत कुछ लिखा लेकिन सिर्फ टोन की वजह से मुझे वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, या पता नहीं वापस कर दिया या मुझे दोबारा लिखने को कहा गया, मुझे याद नहीं है। लेकिन बहरहाल टोन की बात हम नेक्स्ट टाइम में इंशाल्लाह करेंगे। टोन्स की ये कन्वर्सेशनल जो है ये टोन में से एक है। आपने कन्वर्सेशनल यानी अगला हिस्सा आपको क्लियर कर रहा है। एंड हैव द रीडर फील इंक्लूडेड इन द राइटिंग, यानी कि राइटिंग के अंदर आप सर अपनी स्लाइड चेंज करें, स्लाइड आपकी जी शेयर नहीं हो
वाली कॉन्ट्रैक्ट वाली। कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्शन लिखा हुआ नहीं नजर आ रहा आपको? नो सर। नजर नहीं आ रहा, पहली आ रही है कब से। अच्छा जी, अच्छा जी, सॉरी पर वेरी फर्स्ट स्लाइड ही है। जी, सॉरी मैं देखता हूँ क्या हो गया। मैं दोबारा से शेयर करता हूँ जी। अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रहा है आए तो काइंडली बता दिया करें ताकि जी अब देखिएगा जरा, अब आ गई कॉन्ट्रैक्शंस? नो, अब आ गई। यस सर। चलें जी, कांग्रेचुलेशंस, मुबारक मुबारक मुबारक। तो कॉन्ट्रैक्शंस जी मैं दोबारा से पढ़ दूं कि दो लफ्जों को जोड़ के तो एक बनाने के लिए शॉर्टर हम कन्वर्सेशनल करते हैं, हम कन्वर्सेशनल शो करने के लिए कि जी हम अगला ये समझे, अगला मतलब पढ़ने वाला जो रीडर है वो ये समझे। मैंने जो लास्ट सेंटेंस लिखा हुआ तीसरा जुमला, लास्ट पार्ट जो है इसका, मोर कन्वर्सेशनल, एक तो इससे कन्वर्सेशनल हो जाता है एंड हैव द रीडर फील इंक्लूडेड इन द राइटिंग। अच्छा जी, आई एम बन जाता, ही इज हीज बन जाता, दे आर देयर बन जाता। अच्छा, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि सिर्फ इंग्लिश में ही है, तो ऐसा नहीं है जी। इंग्लिश में सिर्फ नहीं है, उर्दू में भी कॉन्ट्रैक्शन किसी ना किसी तरह से अपनी बात को शॉर्ट कर देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कहना हो कोई बंदा आपके सामने बैठ के बच्चा शरारत कर रहा है, तो उसके लिए हम ये कह सकते हैं क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो या क्या कर रहे हो। लेकिन जब हम उसको तेजी में कहते हैं तो हम कहते हैं क्या कर रहे हो। अच्छा देखें, क्या कर रहे हो, ये है किधर गया, क्या कर रहे किधर गया है आपका, क्या कर रहे हो गायब हो गया ना। तो इस तरह बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं कि आप अपनी लैंग्वेज, हमारी अपनी जो लैंग्वेज है उर्दू या इवन पंजाबी के अंदर भी हम कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ करते हैं। पंजाब में रहने वाले जानते हैं इस बात को जी। तो इंग्लिश में भी कॉन्ट्रैक्शन यूज़ हो जाती है, ये कोई मतलब डिफरेंट बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है, ये कोई इंग्लिश में ख़ास चीज़ नहीं है, ये हम अपनी लैंग्वेजेस के अंदर भी यूज़ करते हैं। किसी ना किसी तरह से हम लोग बात को शॉर्ट कर देते हैं, यानी जब तेज़ी से बोलते हैं तो फिर वो कुछ चीज़ें हम छोड़ देते हैं। अब आई एम मैंने आपको मिसाल दी, आई एम बन जाता है, ही इज़ हीज, दे आर देयर, इस तरह की बेशुमार मिसालें हैं जी। तो ये कुछ वो आ गई आपके सामने, कॉन्ट्रैक्शंस की लिस्ट आ गई। ये इंपॉर्टेंट लिस्ट है, मैं देख रहा था नेट पे कोई अच्छी सी मिल जाए तो ये बहरहाल मिल गई। स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें, आर्टिकल लेकिन में बहुत बहरहाल यूज हो रही है जी सर। आर्टिकल जब रीड करते हैं ये चीजें बहुत यूज होती है, कुछ तो चीजें समझ में नहीं जी आती इसमें। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब ये अगर आप ये समझ लेंगे तो आपको रीडिंग करने में और आसानी हो जाएगी। ये आपके सामने इस वक्त जो आए हैं वर्ड के साथ, इस तरह से मुझे बहुत कम नजर आई है। वैसे तो पूरी पूरी लिस्ट मिल गई थी मुझे नेट पे, लेकिन ये जो कैटेगराइज किया हुआ ये बड़ी एक डिफरेंट चीज़ है, इसको नोट ज़रूर कीजिएगा। पहले वुड वाली आ गई, फिर बी वाली आ गई, फिर हैव हैज वाली आ गई, हैड, और फिर नीचे विल है। तो सर एक और ये सवाल पूछना है सर। जी सर अगर ये दो वर्ड्स को हम मिलाकर लिख रहे हैं तो सर इसकी मीनिंग चेंज नहीं हो जाती, मीनिंग वैसे ही रहेगी? नहीं जी, मीनिंग चेंज नहीं हो सकता। हाँ, एक तरह से मीनिंग चेंज हो सकता है। अगर आप देखें, एक मिनट में ये जरा टूल ऑन कर लूँ यहाँ से। ये मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ, नजर आ जी? जी सर। चलें, अब देखें, यहाँ पे अगर मैं ढूंढूं तो ये मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ, इट्स नजर आ गया जी, इट्स। देखें जी ये सर। कॉन्ट्रैक्शन कैसे लिखी हुई, और इसी तरह हैज हैव के नीचे भी एक, ये देखें, ये भी इट्स वैसे ही लिखा हुआ, ठीक है। हालांकि पहले वाले हमें कॉलम कैसे में पता इट्स चलेगा? का मतलब, जी मैं यही बात करने जा रहा हूँ
यही तो जी आपके सर। सवाल का मैं जवाब देना चाह रहा हूँ। इट इज है, इट्स, और इट हैज है, वो भी इट्स है। अच्छा, जुमले की सेंस से पता चल जाता है। ये जो हैज वाला है ना, ये मलकियत को शो कर रहा है। हमने बहुत शुरू में बात की थी, अगर आपने वो नहीं सुना तो जरूर सुन लीजिएगा। पिछला एक लेसन था हमारा, शायद दूसरा लेसन था, डे 2 था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डे ठीक है 3 सर, सुन डे लूंगा 3 मैं, भी था। फिर से डे सुन लूंगा। तो ये जो है इट हैज जो है, ये मलकियत को शो करता है। इट इज जो है वो हालत को शो करता है। इस तरह और भी हो सकते हैं। अब ये देखें, हु इज, ये एक और मैं वहां बता रहा हूँ यहाँ पे, हुज और ये हु हैज। तो ये थोड़ी सी रीडिंग की प्रैक्टिस हो जाए तो ये बातें बहुत बहुत क्लियर हो जाती है। अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा जो है ना ये इस्तेमाल होती हैं कॉन्ट्रैक्शन सर वी वाली। जी सर सर मैं पूछना था, ये कम्युनिकेशन बैरियर नहीं होता जो राइटर और रीडर के दरम्यान में? जैसे हमें कितनी चीजों का नहीं पता, तो एक राइटर लिख के दे देता है, तो जी रीडर जी, को कैसे उसको अंडरस्टैंड होगा कि ये उसने, उसका मतलब क्या था कहने का? आपने एक बड़ा अच्छा टेक्निकल फ्रेज यूज किया, कम्युनिकेशन बैरियर। इस पे भी मैंने बात करनी है इंशाल्लाह। अच्छा, फिलहाल ये समझ लें कि ये चूंकि हम लर्नर्स हैं ना, तो हमें प्रैक्टिस से समझ आएगा। आपको, अब आपके लिए ये है, जिन लोगों के लिए ये नया है, मतलब जो ज़्यादा रीडिंग करता है, जिनकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, वो भी इसको प्रैक्टिस के ज़रिए समझ लेता है कि हाँ जी, इधर इट इज़, इट्स का मतलब कुछ और है, उधर इट्स का मतलब कुछ और है। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप थोड़ा-सा उसको टाइम जो है वो बढ़ा दें और देखें जी यहाँ पे किस सेंस में इट्स यूज़ हो रहा है। इट इज़ के मतलब में हो रहा है या इट हैज़ के मतलब में हो रहा है। थोड़ा-सा टाइम बढ़ा देंगे, आपकी लर्निंग और बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। तो जब भी आपको लगे कि नहीं यार ये तो मुझे अब समझ नहीं आ रही है, इट इज है या इट हैज है, ये कोई बैरियर है, मुझे बात समझ नहीं आ रही, कम्युनिकेट बात सही तरह से हो नहीं पा रही, तो आप फिर क्या करें, थोड़ा सा टाइम दें और देखें किस सेंस में यूज हो रहा है। और जब आपने एक दो दफा टाइम देके इसको सीख लिया तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लें जी, ये एक लिस्ट थी, इसमें से जरा देखने वाली चीजें हैं कुछ कैटेगराइज जो किया हुआ है। और भी बड़ी अच्छी अच्छी लिस्ट हैं इंटरनेट पे, वो देख लीजिएगा। मैं बार बार ये कहता हूँ कि जो मैं आपको बात बताता हूँ वो हरफ आखिर नहीं होती, आप मजीद तहकीक करें। अब मैं तो आपको एक सिरा पकड़ा रहा हूँ, हाँ जी इससे आगे चलें। अब आप तो इस ट्रैक पे आगे चलें, आपको मैं एक रास्ता दिखा रहा हूँ कि हाँ जी ये ट्रैक है आपका। अब आगे, अब आप चलें, देखें, इसको मजीद पढ़ें। जैसे मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, रीडिंग करें, रीडिंग करें, रीडिंग करें। जो नहीं कर रहे वो गलत कर रहे हैं, वो अपने साथ इंसाफ नहीं कर रहे। हम चाहते हैं हमें हमें कंटेंट राइटिंग आ जाए। कंटेंट राइटिंग कुछ जादू थोड़ी है, और प्रैक्टिस से ही सर हम आता है। सर हमने एक बिजनेस जी कम्युनिकेशन में 7 C's का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जी जी, वो वही 7 सीज चीज है होते हैं इसके अंदर, बिल्कुल। इसी के अंदर वो जो बिजनेस कम्युनिकेशन है जी, बैरियर्स हैं, 7 C's है, वो सारा इसी में ही फॉल करता है। आप ने पंजाब यूनिवर्सिटी का 7 सीज पढ़ा हुआ है या कौन कौन सी यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ है? सर पंजाब यूनिवर्सिटी का। पंजाब यूनिवर्सिटी का, ठीक हो गया जी। तो हाँ जी, 7 कम्युनिकेशन बीकॉम के अंदर ही होता है बिल्कुल स्पेशली। और फिर वो कम्युनिकेशन की जो बुक्स हैं मर्फी की, शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसके अंदर ये पॉइंट्स बड़े अच्छे लिखे हुए हैं। सर गुलाम मुस्तफा जी जी एम शाहिद के थे। जी, ठीक हो गया। तो बात ये जी, बिल्कुल 7 सीज कम्युनिकेशन किस तरह से हो सकती है, हम वो सारी बातें इनके जरिए पूरी हो जाती है। ठीक है जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। लो जी, ये तो हमने बात कर ली, हमने कॉन्ट्रैक्शंस की। पहले हमने देखा कॉन्ट्रैक्शंस होते क्या हैं, फिर हमने देखा कॉन्ट्रैक्शंस की मतलब लिस्ट एक आ गई। पूरी लिस्ट तो नहीं है, इसमें से कुछ मिसिंग भी होंगे, लेकिन बहरहाल सिरा आपको पकड़ाया। अब आप मजीद आगे चलें। अगला आ गया जी मिसलेनियस। इसको पहले पढ़ लें, मिसलेनियस। मैं किसी को सुन रहा था, बहुत सीनियर टीचर थे, वो किसी और सब्जेक्ट के थे, बहरहाल इंग्लिश के नहीं थे। उसको पता नहीं कुछ और पढ़े थे, मेस्कलेनियस, ये पता नहीं क्या क्या, मेस्टलेनियस। मेस्टलेनियस का मतलब है मुतफर्रिकात, डिफरेंट असॉर्टेड चीजें जो हैं, मुख्तलिफ चीजें। अब जैसे इधर सिनोनिम्स हैं, अगले में आ जाएगा जी एंटोनिम्स आ गया, ये देखें। सर तो अगले में मिसलिनियस फिर है। हो मेस्टलेनियस जी, इसीलिए मैंने इसके तलफ़्फ़ुज़ से पहले बात कर दी।
कि बहुत सारे लोग इसको गलत समझते हैं। इट्स मेसलेनियस, मेस्केलेनियस, ऐसा कुछ नहीं है साहब जी। अच्छा, ये वो सी का साउंड की वजह से है जी, मुझे समझ आ गया कि ये प्रॉब्लम क्यों फील होती है बहुत लोगों को। सी का साउंड, सी के दो आवाजें हैं जी। सी की आवाजें हैं, इफ आई कुड राइट हियर, सी की आवाज एक होती है काफ के साथ, ये नजर आ रहा है जी। एक जी और सर। सी की आवाज होती है सीन के साथ। अब सवाल ये है, ये मैं कुछ लिख रहा हूँ जी, वो माउस से लिख रहा हूँ, अगर आप समझ लीजिए, सीन है, जी जी सर, समझ आएगा सर, जैसे सीन। कैट होता है। हाँ जी, जैसे कैट होता है। अच्छा, अब कब हमने काफ की आवाज निकालनी है, सी की आवाज कब हमने काफ के साथ निकालनी है, और सी की आवाज कब हमने सीन के साथ निकालनी है। तो एक छोटा सा रूल समझ लें, आप ज़हन में रख लें। मैंने कहा था किसी और वक्त बताऊंगा, लेकिन अभी सीख लें, बात चल रही है तो देखें कहाँ तक पहुंचे। सी के बाद अगर ई आ जाए या आय आ जाए या वाई आ जाए, तो इसकी आवाज निकलेगी जनाब सीन से। जैसे गैस करना चाहें लफ्ज तो गैस कर सकते हैं आप लोग। सर्टन इसको कहते हैं जी। जी सर्टन, इट्स, जी बिल्कुल सर्टन, बिल्कुल ठीक है जी, इट्स सर्टन। देखा, सी के बाद ई है, सी के बाद ई है, तो आवाज निकली जी किसकी, सीन की। और फिर जी और क्या लफ्ज आ गया, सिनेमन, शिपमेंट, शिपमेंट। सिनेमन। जी ठीक, आप भी ठीक कह रहे हैं जी, CITY, सिटी। अब देखा आपने कि ई है तो फिर आवाज सीन की निकल रही है। और सेलिब्रेशन। गुजारा कर ले जी मैं जी। और वाई है जी, CYCLE, तो ये काइकल नहीं इसको पढ़ेंगे जी, क्योंकि ये वाई है, तो वाई से पहले अगर सी आ जाए तो आवाज निकलेगी जी भला किसकी, सीन की। साइकिल। तो देखा आपने, मैं सारी बात को रिवाइज कर दूं जी। सी के बाद ये जरा इधर आइएगा, यहाँ पे मैं आ गया। सी के बाद अगर ई आ जाए या आई आ जाए या वाई आ जाए तो आवाज सीन की निकलेगी। जैसे मैंने आपको ये 3 मिसालें दे दी, सर्टन, सिटी और साइकिल। बाकी सब के साथ की आवाज निकलेगी जी काफ की, जैसे केक, ये देखें CA, गुजारा कर लें जी, ऐसे केक है। तो देखा कि इसमें सी के बाद ना ना ए है, सॉरी, ना ई है, ना आई है, ना वाई है। तो सी के बाद EIY हो तो सीन की आवाज निकाली ना, वरना नहीं निकालनी। वरना कौन सी निकालें जी, काफ की। ये केक बन गया। इसमें कोक है, COKE, कोक। उसको सोक तो नहीं पढ़ते, सोक तो उस वक्त पढ़ेंगे जब सी के बाद EIY होगा। ये सबसे बड़ी गलती हम इस रूल को ना जानने की वजह से, फिर बोल रहा हूँ, इस रूल को ना जानने की वजह से सबसे बड़ी जो गलती हम करते हैं ना, वो हम करते हैं, ये लफ्ज आ रहे हैं जी, यहाँ पे ठहर जाए, ये जी ए है, क्या लिखने जा रहा हूँ जी, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट। हाँ accept। अब देखें, एक्सेप्ट कहा आपने, तो ये रूल अप्लाई करें। अब आप इसको रूल, ये जिन्होंने एक्सेप्ट कहा जी, काइंडली उनसे मेरी बात होने लगी है। देखिए पहले सी के बाद क्या है, बोलिएगा जरा, पहले सी के बाद सी। क्या है, सी। क्या पहले सी के बाद EIY है, नहीं सर। ना हो EIY ना हो तो क्या आवाज निकालनी है जी, काफ। काफ की। और दूसरे सी के बाद EIY है, जी। काफ तो की, अब क्या आवाज निकलेगी, अब क्या सीन आवाज की। निकलेगी जी, सीन की। अब पढ़िए इसको जी, सीन की, एक्सेप्ट, सीन की। हाँ जी बिल्कुल, जी बिल्कुल ठीक है जी, सीन।
तो ये क्या लफ्ज बन गया जी? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट बन गया। तो मैं इसको गंदी इंग्लिश कहा करता हूँ अपनी क्लास में। तो गंदी इंग्लिश में हम लोग उसको बोलते हैं, बहुत सारे लोग उसको बोलते हैं एक्सेप्ट। ये एक्सेप्ट नहीं है जी, ये है एक्सेप्ट। अच्छा तो मुझे वो उस कंफ्यूजन थी सर। अक्सर हम बात करते हैं जी, उस बंदे ने अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं की जी, उस बंदे ने अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं की। इट्स नॉट एक्सेप्ट, इट्स व्हाट? एक्सेप्ट। और एक और लफ्ज जो हम बहुत जुल्म करते हैं उसके साथ, वो लफ्ज है एक्सेसरीज। एक्सेसरीज। अब उसमें भी वो अक्सर लोग उसको क्या पढ़ते हैं जी, एसेसरीज, मोबाइल फोन एसेसरीज, लिखा भी होता है एसेसरीज उर्दू में, अलिफ सीन। हालांकि वो क्या होना चाहिए, एक्सेसरीज, मोबाइल फोन्स की एक्सेसरीज। सर तो अगर मैं जी वो शॉप्स पे फिर गलत लिखा होता है जो उन्होंने काफ नहीं डाला होता। बिल्कुल गलत लिखा होता है जी, सर बिल्कुल गलत लिखा होता है। यही तो मैं, इसीलिए तो मैंने इसको मेंशन किया, खास तौर पे इस लफ्ज को मैंने मेंशन किया। जी। अच्छा, अगर वो एसेसरीज है और ये एक्सेप्ट है, तो हम्म। फिर स्क्रीन पे बहुत ही मैस होता जा रहा है। तो फिर ये क्या है? एक्सीडेंट। नहीं ना, फिर इसको भी एसिडेंट, एसिडेंट बोले ना। अगर ये एक्सेप्ट है और वो एसेसरीज है, तो फिर ये एसिडेंट है। हाँ। और अगर ये एक्सीडेंट है, अगर इसमें दो बातें हैं, तो फिर उसमें भी दो बातें निकालना, बाकी लफ्जों में भी। ये चंद बुनियादी बातें थी जी। अच्छा जी, वापस आते हैं। ये बात क्लियर हुई जी? मैं बाय द वे ये बात आ गई और बड़ा अच्छा हो गया। जी सर क्लियर। यस। अच्छा जी, सॉरी, आवाज आ रही जी? यस। अच्छा जी, वर्ड्स व्हिच हैव सिमिलर मीनिंग्स आर कॉल्ड सिनोनिम्स। कुछ करेक्शन होगी जी, मीनिंग्स आएगा यहाँ पे। वर्ड्स व्हिच हैव अ सिमिलर, नहीं करेक्ट है, सॉरी। वर्ड्स व्हिच हैव अ सिमिलर मीनिंग आर कॉल्ड सिनोनिम्स। इसको भी बहुत सारे लोग गलत पढ़ते हैं, सिनोनियम और पता नहीं क्या क्या। सिनोनिम, सिनोनिम। सिनोनिम क्या है जी? A word that means exactly or nearly the same as another word in the same language. सिनोनियम सर। जी, synonyms। सिनोनियम नहीं पढ़ना जी, जैसे कि बहुत सारे लोगों को मैं सुनता हूँ, नहीं सर क्योंकि सिनोनियम। जी सिनोनिम बड़ा सिंपल सा वर्ड है सिनोनिम, और हमने इसको पता नहीं क्या क्या अजीबोगरीब तरीके से सिनोनियम और व्हाटएवर हमने इसको बना दिया जी। या तो एग्जैक्ट मीनिंग का कोई दूसरा लफ्ज होता है, जैसे अंधेरा, तारीकी। अंधेरा, तारीकी मिलता जुलता लफ्ज है। Exactly or nearly the same as another word in the same language. For example, the example आगे big is a synonym of large. Big का भी वही मतलब है large। हाँ, nearly same, कुछ फर्क हो सकता है, लेकिन देखें ऊपर जरा देखें ये वाली, exactly और nearly, exactly और nearly। जी नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। Some examples जी, कुछ examples हैं। Amazing, उसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं जी? अच्छा, अब ये राइटर्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर हम अमेजिंग नहीं लिखना चाह रहे या एक दो दफा हमने अमेजिंग लिख लिया है, तो अब हम कोशिश करेंगे कि अगर हमें इसी लफ्ज की दोबारा जरूरत पड़ी तो हम अमेजिंग ना लिखें। राइटर्स बी केयरफुल। हम लिख सकते हैं जी इनक्रेडिबल लिख सकते हैं, अनबिलीवेबल लिख सकते हैं, इम्प्रॉबेबल लिख सकते हैं, एस्टॉनिशिंग लिख सकते हैं। आंसर के लिए हम बार बार नहीं लिखना चाहते, आंसर रिप्लाई कर दो, रिस्पॉन्ड कर दो, रिटॉर्ट कर दो, एक्नॉलेज कर दो। ब्यूटीफुल ना लिखो, गॉर्जियस, डार्जलिंग, स्प्लेंडेड लिख दो, मैग्निफिसेंट।
मैग्निफिसेंट नहीं है जी, तवज्जो चाहिए। मैग्निफिसेंट लफ्ज बिग है तो बार बार आपने बिग नहीं लिखना, इनॉर्मस, ह्यूज, इमेंस, जाइगैंटिक, जाइगैंटिक, इट्स नॉट जिजेंटिक और पता नहीं क्या क्या बोला जाता है, जाइगैंटिक। एंड नहीं लिखना चाह रहे, स्टॉप लिख दो, फिनिश लिख दो, टर्मिनेट लिख दो, कंक्लूड लिख दो, हैप्पी नहीं अगर लिखना प्लीज लिख लो। ये सारे के सारे क्या हैं जी, सिनोनिम्स हैं। तो ये चंद मिसालें मैंने आपको दी हैं ताकि आपको वो समझ आ जाए कि क्या है। सिरा पकड़ाया जी अगेन आने को। आगे चलते हैं जी, एंटोनिम सर ऑपोजिट जी। जी बोलिए बोलिए। सर एक सर और क्वेश्चन भी था हो कि सकते हैं। हम ये वर्ड्स कुछ जैसे भी हमने एक वर्ड ये बिग का लास्ट वर्ड जो पढ़ा है जैगनेटिक, जी अच्छा जाइगैंटिक। इसको हम जी की आवाज को गाप ओरिजिनल हम गाप में भी निकालते हैं। जी यही मैं सोचा था कि कोई बात करे तो उससे फिर ये बात हो। देखिए जैसे सी की दो आवाजें हैं, इस तरह जी की भी दो आवाजें हैं, गाफ के साथ है और जीम के साथ है। फिलहाल इस लफ्ज को देखिए, उसके मौजू पे फिर बात होगी दोबारा जब हम कभी किसी वक्त करेंगे प्रोनाउंसिएशन और साइलेंट वर्ड्स और साउंड ऑफ द वर्ड पे कभी हम बात करेंगे तो इस पे हम जरूर करेंगे। लेकिन फिलहाल ये नोट कर लें, लिख लें कहीं पे, जाइगैंटिक। सिनोनिम्स सर बहुत से हो सकते हैं ना। जी और इसके अलावा भी हो सकते हैं। मैं यहाँ पे आपकी आसानी के लिए, ताकि ये रिकॉर्ड में भी आ जाए बात, ये पहली आवाज निकलेगी जी जीम से और दूसरी आवाज निकलेगी, दूसरे जी की आवाज निकलेगी गाफ से। तो ये नोट किया जाए जी, पहले जीम की आवाज, पहले जी की आवाज जीम से निकलेगी और दूसरे जी की आवाज गाफ से निकलेगी, तो ये बन जाएगा जाइगैंटिक। वेरी बिग जी, जायंट से लफ्ज निकला होगा। एनीवे जी, आपके सवाल का जवाब फिलहाल हो गया कि इसको आप नोट कर लेंगे। अच्छा, जब लफ्ज ना समझ आ रहे हो तो उस वक्त जब मैं एक्सक्यूज सीखा मी तब तो सर। जरा मुझे काइंडली बात पूरी करना जी, फिर मैं आपकी बात भी सुनता हूँ, जरूर सुनूंगा जी। जी अच्छा, जाइगैंटिक में बात हो रही है, जब लफ्ज समझ ना आ रहे हो, जब मैं सीखा करता था तो तब तो इंटरनेट वगैरह होता ही नहीं था, तो तब फिर हमारे पास एक ही सोर्स हुआ करता था, डिक्शनरी का। तो वो डिक्शनरी को खोलने का और देखने का एक अपना ही मजा है। अब तो वो सेंस ही, मुझे इस्तेमाल डिक्शनरी जो बुक वाली डिक्शनरी उसको इस्तेमाल करते हुए अरसा बीत गया। तो अब बेहतरीन तरीका ये है कि आप फौरी तौर पर उसको गूगल में लिखें, साथ ही उसकी प्रोनाउंसिएशन भी आ जाती है। जब आपको लफ्ज लगे कि जनाब ये मैं इसमें एक डाउट है, मुझे इसको कैसे पढ़ना है, तो फौरन गूगल कीजिए और आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा कि इसको बोलना कैसे है। कई दफा तो मेरे कुछ लफ्ज इतने पक्के हो गए थे, खराब बैड प्रोनाउंसिएशन मेरी इतनी पक्की हो गई थी कि मुझे एक मैंने डिक्शनरी में देखा और वहां पे भी मुझे मैंने लगा ये नहीं मैं सही हूँ, ये डिक्शनरी गलत है। फिर मैंने दूसरी डिक्शनरी में देखा, किसी और बुक में, डिक्शनरी में, तो उसने भी ऐसे लिखा हुआ। मैं कहा अच्छा, लगता है फिर मैं ही गलत हूँ। तो बहरहाल अब तो गूगल है आपके पास जी। अब किसने सवाल करना था, काइंडली सवाल कीजिएगा। सर, ये यहाँ पे सिनोनिम्स लिखा हुआ, हम यहाँ पे अकेला सिनोनिम्स का वर्ड यूज कर सकते हैं। ये ऊपर मिसलेनियस सिनोनिम्स क्यों लिखा है? मिसलेनियस का मतलब क्या? अच्छा, आपने लगता है देर से ज्वाइन किया। मिसलेनियस का मतलब है मुतफर्रिकात। आज हमारा लेसन चूंकि आखिरी लेसन है तो इसमें हम मुख्तलिफ टॉपिक से बात कर रहे हैं। आप देखें, हमने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन से बात की थी, तो अब फिर हमने सिनोनिम से बात की है। अब सिनोनिम के बाद हम एंटोनिम से बात करने जाएंगे। तो जी मिसलेनियस यानी मुतफर्रिकात यानी मिक्स चीजें हैं ना आज, तो मिक्स चीजों में अब जी हम बात कर रहे हैं फॉर एग्जांपल एंटोनिम पे, मिक्स चीजों में जी अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सिनोनिम्स पे। तो इस जी मिसलेनियस का मतलब है मिक्स्ड। जी ठीक सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट वेलकम जी। सिनोनिम्स क्लियर हो गए। ये बहुत लाजमी इन चीजों का पता होना चाहिए। राइटर्स बी केयरफुल। अस्सलाम वालेकुम। राइटर्स को इन बातों को पता होना चाहिए जी। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, बोलिए। सर एक क्वेश्चन मेरा है यहाँ सिनोनिम्स के हवाले से। श्योर। जैसे कि वर्ड्स में अमेजिंग आपने लिखा है, उसके आगे सिनोनिम्स 3-4 लिखे हैं, लेकिन सारे सेंटेंस के साथ ये जुमले फिट नहीं हो सकते। बिल्कुल सही कहा जी आपने। उस हवाले से थोड़ी सी वजाहत चाहिए थी। अच्छा देखें जी, ये मैं एक डिमांड की है मैंने सिर्फ इस ग्रुप में, जितने भी लोग हैं हमारे पास साथ हमारे, उनसे सिर्फ एक डिमांड की है कि वो रीडिंग करें, रीडिंग करें। अब देखें, एक लफ्ज है उर्दू। जरा काइंडली माइक बंद कीजिएगा, हवा माइक पे डायरेक्ट पड़ रही किसी के। अच्छा, काइंडली प्लीज माइक बंद कीजिएगा। अच्छा देखें, एक लफ्ज है
फॉर एग्जाम्पल इस मामले में अक्सर बात क्या करता हूँ, फादर, इसकी उर्दू में कितने अल्फाज हमें मिल जाते हैं? बाप मिल जाता है, अब्बा, अब्बा जान, अब्बा जी, और जी, और क्या हो सकता है? एक वालिद। और बता दें। वालिद मिल जाता है। वालिद। ठीक है जी। अब सारे लफ्ज तो एक सारे लफ्ज तो नहीं हो सकते ना। अब वो किसी फॉर्म को फिल करने जा रहे हैं। बाप का सिनोनिम वालिद है। ठीक है जी, बाप का सिनोनिम वालिद है उर्दू की, अगर हम बात कर लें, उर्दू में रह के बात करें इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए। अच्छा, अब जब हम फॉर्म फिल करने जाते हैं, अपने यूनिवर्सिटी के फॉर्म फिल करने जाते हैं, या किसी भी जगह पे किसी भी टेस्ट देने के लिए फॉर्म फिल करने जाते हैं, वहां पे लिखा हो अगर बाप का नाम तो हमें अजीब सा लगता है। ठीक है, और वहां पे वालिद का नाम, तो ठीक है जी, इट्स ओके। तो हर सिनोनिम हर जगह फिट नहीं हो जाता, हर सेंस में फिट नहीं हो जाता। मैं जो आपको बात करें उस बात का जवाब देना चाह रहा हूँ। तो ये डिपेंड करता है। अब ये मुझे और आपको पता है कि बाप का कहना है और वालिद का कहना है, क्योंकि हमारी लैंग्वेज पे ग्रिप है। इस तरह जब हमारी इंग्लिश पे ग्रिप हो जाती है तो हमें पता होता है कि हमने क्लोसल का कहना है, इमेंस का कहना है, ह्यूज का कहना है, बिग का कहना है। पॉइंट क्लियर हुआ जी? जरा बोलिएगा जिन्होंने सवाल किया अभी है। जी सर, क्लियर हुआ है, लेकिन इसमें सिर्फ एक बात ये थी कि जैसे उर्दू में हम, जैसे कि आपने मिसाल दी कि बाप और वालिद, ये सारे जुमले एक ही होते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसकी मीनिंग्स जो है चेंज हो जाती है सिनोनिम्स पे, किसी किसी जी, वो जुमले में। सेंस तो और ये लैंग्वेज पे जितनी ज्यादा अच्छी ग्रिप होगी, बताता हूँ कि ग्रिप कैसे होगी, उतनी ज्यादा अच्छे तरीके से हम लोग वर्ड्स को यूज कर सकेंगे। हमें वर्ड्स की सेंस का पता हो। लिंच। अब आगे चलते हैं, मिक्स चीजें क्योंकि हम कर रहे हैं, तो अब आगे हमारे आगे जी antonyms, words which have opposite meaning to another are called antonyms. मुतजाद जी, छोटे होते हम करते थे अल्फाज मुतजाद। फॉर एग्जाम्पल, हॉट इज द एंटोनिम ऑफ कोल्ड। ऑपोजिट है उसका, हॉट का ऑपोजिट क्या है जी? आसान लफ्जों में हम ऑपोजिट कहते हैं, और टेक्निकल लफ्जों में, राइटर्स की लैंग्वेज में, जरा टेक्निकल अगर बात करना चाहें तो हम एंटोनिम्स कहते हैं। एंटोनियम नहीं पढ़ना, अगेन सॉरी, माजरत के साथ, इट्स नॉट एंटोनियम, एंटोनिम, एंटोनिम, एंटोनिम। जी, कुछ मिसालें आ गई, सिरा आपको एक और पकड़ा रहा हूँ, इसको भी जेब में रखिए। वर्ड्स, क्रूअल है जी, जालिम, इसका ऑपोजिट क्या हो सकता है? ओहो, इसको तो ऑपोजिट लिखना था यहाँ पे। तो इसका यहाँ पे जी एंटोनिम है इसको आपने एंटोनिम पढ़ना है जी। तो क्रूअल का ऑपोजिट है जी काइंड है, जेंटल है, कंपैशनेट हमदर्द, माइल्ड, लिटिल, लार्ज, मच, बिग, सफिशिएंट। अब देखें, बिग और मच, सॉरी, हाँ जी, बिग और मच जो है ये तकरीबन एक दूसरे के मतलब सिनोनिम्स हैं, लेकिन बिग किसी और जगह इस्तेमाल होता है, मच किसी और जगह इस्तेमाल होता है। तो वो आप वाली बात बिल्कुल ठीक है जी। ये अब रीडिंग से हमें पता चलेगा, हमारी रीडिंग मैक्सिमम होगी तो हम सीखेंगे। जस्टिस का ऑपोजिट क्या है जी? पेनल्टी है, इलीगलिटी है, लेगलिटी है जी, और करप्शन है। हेट का ऑपोजिट क्या है? लव, लाइकिंग, सिंपथी, फ्लैटरी। हैप्पी का ऑपोजिट क्या है जी? अनहैप्पी है, सैड है, मिजरेबल है, अपसेट। बिगिनिंग के स्पेलिंग की हमेशा मैं कहता होता हूँ, जरा बिगिनिंग के स्पेलिंग में डबल है ना। बिगिनिंग का ऑपोजिट क्या हो सकता है? एंडिंग है, फिनिश है, क्लोज है, कंक्लूजन है। तो ये इधर जी वर्ड्स हैं, और इधर एंटोनिम्स। तो ये एक अगली बात हो गई जी। अब मजीद अगली बात करते हैं, होमोफोन्स। लो जी, ये एक इसमें दो तीन चीजें हैं, समझने वाली बात आ गई। हम आवाज अल्फाज। होमो देखें लिखा भी हुआ, होमो का मतलब होम्योपैथिक, होमो का मतलब सेम, फोन का मतलब साउंड, होमो का मतलब सेम, फोन का मतलब साउंड। अ वर्ड दैट इज प्रोनाउंस लाइक अनदर वर्ड, कोई ऐसा लफ्ज जो किसी दूसरे लफ्ज की तरह बोला जाए,
ऐसा लफ्ज जो किसी दूसरे लफ्ज की तरह बोला जाए बट हैज अ डिफरेंट स्पेलिंग और मीनिंग, लेकिन स्पेलिंग और हो। जैसे नीचे देखें जी, मैं आपके काम को आसान करता हूँ, नीचे ही देखिए इसी स्लाइड में, मेड मेड, न्यू न्यू, मीट मीट। वापस आ जाए ऊपर डेफिनेशन में, a word that is pronounced like another word but has different spelling, spelling मुख्तलिफ होते हैं, मीनिंग मुख्तलिफ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सम और सम। अब ये देखें, आवाज बिल्कुल एक जैसी है लेकिन स्पेलिंग भी मुख्तलिफ है, मीनिंग भी मुख्तलिफ। ठीक है जी। इसी तरह in other words, a homophone is a word that sounds like another word। दूसरे, ये मैंने ये कहाँ से लाइनें ली हैं जी, मैंने कोई रेफरेंस भी दे दी है, किताबों से लिए हैं, बट हैज अ डिफरेंट मीनिंग और डिफरेंट स्पेलिंग एंड अ डिफरेंट स्पेलिंग। ये जी मेड है, नीचे देखिए जी, मेड और मेड। अब फोन यानी आवाज एक जैसी है, फोन यानी आवाज यानी साउंड एक जैसा, लेकिन मीनिंग मेड, इस मेड का मीनिंग और है, मुलाजमा। ये मेड है बनाना, सेकंड फॉर्म है मेड, मेक की। ये न्यू है नया, ये न्यू है जानना। ये मीट है जी मिलना, और ये मीट है गोश्त। आवाजें बिल्कुल एक जैसी हैं लेकिन साउंड एक है। ऐसे लफ्जों को हम कहते हैं होमोफोन्स। आगे चलते हैं, होमोफोन्स की कुछ मिसालें हैं मुझे नवाब। एक्सीड एक्सीड, एक्सेप्ट एक्सेप्ट, मिलते जुलते हैं, मिलते जुलते भी हैं। एडिशन एडिशन, एड्स एड्स एड्स, अफेक्ट इफेक्ट, ऑलरेडी ऑलरेडी, एज एंड एज, बाबा, ये सारे के सारे क्या हैं, होमोफोन्स हैं। होमो फिर देख लें एक जैसा, फोन्स आवाज। तो ये थे जी हमारे होमोफोन्स। इनको और भी नामों से याद किया जाता है, ऐसे लफ्जों को और भी नामों से याद किया जाता है। इनको या तो कंफ्यूजिंग वर्ड्स भी कहते हैं, या पेयर ऑफ वर्ड्स। अगर कोई एकेडमिक आज जो देखता है इंग्लिश, पेयर ऑफ वर्ड्स के नाम से भी मशहूर है। और सर जी ये जो ग्रिल लफ्ज है इसके नीचे वाला लफ्ज पढ़िएगा आगे, ये यहाँ पे तीसरी लाइन में, जी ग्रिल, इसे नीचे वाला लफ्ज। अच्छा जी ये वाला, ग्रिसली या ग्रिजली, ग्रिजली या तो ग्रिजली। उसमें जी की आवाज नहीं आ जाएगी? जी दोनों की आवाज में जी है, दोनों की आवाज में जी। तो वो एस को भी हम जी की आवाज बना के पढ़ेंगे। दिस इज अ बुक, एज में एस की आवाज क्या आ रही है? ठीक है। ठीक हो गया जी। दिस इज अ बुक, तो एज में एस की आवाज भी जी आती है ना। होमोनिम्स, लो जी, होमो अगेन सेम, नेम्स मेन नेम, a word सर that ये is राइमिंग, spelled like। जी रैमिंग वर्ड के अंदर भी इसको रैमिंग वर्ड भी कह सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको कहा पेयर वर्ड भी कहते हैं। और क्या कहते हैं जी, मैंने आपको बताया कंफ्यूजिंग वर्ड्स भी कहते हैं, तो रैमिंग वर्ड की कैटेगरी में बुलाया जा सकता है। होमो मीन सेम, नेम्स मीन नेम, a word that is spelled like another word, स्पेलिंग वही होंगे लेकिन और प्रोनाउंस लाइक इट, कि प्रोनाउंसिएशन भी वही होगा, बट विच हैज अ डिफरेंट मीनिंग। फॉर एग्जांपल कैन का मतलब बी एबल, ये देखें जी कैन है, कैन का मतलब है जी काबिल होना, और ये वाले कैन का मतलब क्या है जी, पुट समथिंग इन अ कंटेनर, आई एम कैनिंग द फूड। इन अदर वर्ड दे साउंड द सेम, साउंड तो एक जैसा ही है, जैसे ऊपर देखें कैन और कैन एक जैसा साउंड है, एंड दे आर स्पेल्ड सेम, और एक जैसे स्पेलिंग भी हो सकते हैं लेकिन मतलब मुख्तलिफ होते हैं। तो ऐसे लफ्जों को कहते हैं होमोनिम्स। फॉर एग्जाम्पल पेन मीन्स राइटिंग इंस्ट्रूमेंट, एंड पेन मीन्स एन इंक्लोजर फॉर एनिमल्स। अब देखा जी, ये जो पेन और पेन, ये ऊपर वाला जो पेन है, ये वाला जो मैं जिसको मैं निशान लगाने लगा हूँ, ये पेन का मतलब है जी राइटिंग इंस्ट्रूमेंट, ऐसे आप लिखते हैं। और ये पेन का मतलब क्या है, ये आप लिखते हैं अ, ऐसा दड़बा नहीं होता, जैसे मुर्गियों का दड़बा, चूजों का दड़बा, जहाँ पे एनिमल्स आप रख सकते हो। बेयर और बेयर, नीचे देख लें सबसे लास्ट लाइन, एनिमल, इसको बियर नहीं पढ़ना जी, इट्स बेयर।
एनिमल का नाम भी बेयर है, बियर नहीं है, ये जरा काइंडली देखना। ले जी, होमोनिम्स आ गए, बैट और बैट, ये चमगादड़ बैट, और ये बेसबॉल का बैट बना हुआ जी, क्रिकेट का भी बैट होता है। राइट, ठीक है जी, दुरुस्त है। और ये वाला राइट देखें, राइट डायरेक्शन है। ये फ्लाई मक्खी है, ये फ्लाई उड़ाना है। देख रहे हैं आप लोग कि वही स्पेलिंग है, वही प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन मतलब मुख्तलिफ। नेक्स्ट चलते हैं, होमोग्राफ। लो जी, एक और चीज आ गई, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ग्राफ, होमो का मतलब सेम, अगेन सेम, ग्राफ का मतलब लिखना, ग्राफ का मतलब लिखना। वर्ड दैट इज स्पेल्ड लाइक अनदर वर्ड but has a different meaning from it, meaning different है जी अब, and may have a different pronunciation। लो जी एग्जाम्पल, बो टाई, बो और बाओ, देखा आपने? ये जो ये वाला है इसको हमने बोलना है बो, और ये झुकना वाला है बाओ। ये है हवा तेज चले, हवा को कहते हैं विंड, और ये है वाइंडिंग, बल खाती सड़क, बल खाता रास्ता। और ये क्या है जी, बैस है, ये बैस, और बेस फिश है। देखा आपने, स्पेलिंग वही है लेकिन तलफ्फुज़ ही डिफरेंट हो गए, तो होमोग्राफ। आगे चलें जी, मिसलेनियस में ही अभी हैं क्योंकि मुतफर्रकात चीजें देखें जी, काम आगे बढ़ रहा है अब। मिसलेनियस में इडियम्स आ गए जी। इडियम्स क्या होते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जुबान में निखार पैदा करते हैं। इडियम्स इज एन एक्सप्रेशन हुज मीनिंग इज नॉट प्रिडिक्टेबल फ्रॉम द यूजुअल वर्ड टू वर्ड मीनिंग। लो जी, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो डिफरेंट होते हैं, उनको हमने अलग अलग नहीं पढ़ना होता, उन अल्फाज का एक ग्रुप है, उसका इकट्ठा मतलब होता है, अल्फाज का मजमुआ होता है, अल्फाज का मजमुआ होता है, उनको हम इडियम्स कहते हैं। उर्दू में जी इनको मुहावरे कहते हैं, ये जरा नोट कर ले, मुहावरे। अब मिसाल के तौर पे मैं अगर कहता हूँ जी, मुझे और आपको तो पता है अब मैं क्या कहने लगा हूँ, और इसमें कहने का मतलब क्या था, ये खबर सुन के मेरा दिल बाग बाग हो गया। अब ये बाग बाग का मतलब जी यहाँ पे क्या है भला, कोई बताया जी जल्दी से। खुश होना। खुश हो खुश जाना होना। जी, ठीक है। लेकिन जो नई उर्दू सीख रहा है वो कहेगा है, खबर सुन के बंदा बाग में चला गया, ये क्या बात है? ये बाग एक दफा होता है, दो दफा क्यों आ गया? उसको नहीं ना पता कि ये ईडीएम है, ये मुहावरा है। नया बंदा बड़ा परेशान हो जाएगा यहाँ, क्योंकि उसको नहीं पता। तो ये है बाग बाग होना इकट्ठा, तीन लफ्ज हैं, बाग बाग होना इकट्ठा। इसको पढ़ेंगे तो समझ आएगी उन लोगों को जो इसके मतलब को समझते हैं, और जो इसके मतलब को नहीं समझता वो कहेगा यार दो दफा बाग लिखा हुआ है, ये कैसे हो सकता है, एक लफ्ज दो दफा लिखा हुआ आ जाए, वो मुमकिन ही नहीं है। तो इस तरह जी ये इडियम्स होते हैं। किक द बकेट जी मेरा फेवरेट, मीन्स टू डाई। फेवरेट क्यों है मैं बताता हूँ, इसका मतलब इसका अपने मीनिंग की वजह से नहीं है, वो इससे मुझे एक बात हमेशा याद आई थी, किक द बकेट। किक द बकेट जी आपको समझ आ गया, इसका मतलब है फौत हो जाना, मर जाना। तो अब मैंने एक टेस्ट बनाया, उसके अंदर मैंने ये इडियम दिया कि जी इसका मुझे जुमला बना के दिखाएं। हमारे यहाँ पे पंजाब बोर्ड के अंदर सेकंड ईयर के अंदर ये पूरा एक सवाल होता है, कुछ इडियम्स होते हैं, उनके जुमले बनाने होते हैं, मेक सेंटेंसेस, जुमले बनाने हैं। तो किसी एक स्टूडेंट को पता नहीं था, तो आ, उसने वही उसी तरह से मीनिंग लिया जैसे जाए, जिसको नहीं पता होगा तो वो तो अजीब सा ही बताएगा ना। ये तो हमें पता लग गया, हमारे सामने लिखा हुआ है इस वक्त कि किक द बकेट का मतलब है मर जाना, लेकिन उसको नहीं पता कि इसका मतलब क्या है। तो उसने इसको लिटरल मीनिंग लिया, वो क्या क्या जुमला बनाता है। उसने शायद कहीं से सुना होता है जो मर्जी हो जाए पेपर खाली नहीं छोड़ के आना, तो उसने उस पर अमल किया, और क्या लिखा है जुमला, माई अंकल किक द बकेट इन द किचन yesterday। तो ये उन्होंने ऐसा कर दिया जी। अब जाहिर है कितनी अजीब सी बात बन गई, अब कि हम बाल्टी को ठोकर मार दी। वाहिद है अगर बारी बारी लफ्जों को लेंगे किक द बकेट, तो यही समझ आएगा ना बाल्टी को ठोकर मार। लेकिन जिसको इंग्लिश की सेंस है, जिसको इडियम्स की सेंस है, वो कहेगा नहीं जी, मैनी पीपल डाई या मैनी पीपल किक द बकेट ड्यूरिंग द वॉर। अब आपको जुमला समझ आ गया, मैनी पीपल किक द बकेट ड्यूरिंग द वॉर।
यानी बहुत सारे लोग जो हैं वो उनकी डेथ हो जाती है वॉर के दौरान, जंग के दौरान। अ फिशी स्टोरी, यानी अब इकट्ठा पढ़े जी, जो नया बंदा है, जो जिसको नहीं पता फिशी स्टोरी का क्या मतलब है, वो कहेगा है मछलियों वाली कहानी, मछलियों वाली कहानी, ये क्या बात है। लेकिन जिसको पता है इसके मीनिंग का, वो कहेगा जी अच्छा, ही टोल्ड मी अ फिशी स्टोरी, ही टोल्ड मी अ फिशी स्टोरी, उसने मुझे एक मन घड़त कहानी सुनाई, झूठी कहानी सुनाई। तो ये इडियम्स होते हैं जी, मुहावरे होते हैं, इनको अलग अलग लफ्जों में नहीं लेना होता। अलग अलग लफ्जों में लेंगे तो इसका मतलब, आप जुमले का मतलब तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इनको इकट्ठा मजमूई तौर पर पढ़ते हैं, फिर एक सेंस बनती है, और वो सेंस जो होती है वो बात को, मैसेज को कन्वे करती है। जी बड़े मशहूर कुछ मीडियम्स आ गए। यू आर ड्राइविंग मी नट्स। अब ये ड्राइव समवन नट्स का क्या मतलब है जी? यू मेक मी क्रेजी, तुमने पागल कर दिया यार, तंग आ गया हूँ। अब नट तो वो होते हैं जी, बादाम वगैरह या पीनट्स वगैरह, या इसी तरह की ड्राई फ्रूट की चीजें मतलब। तो बादाम तो नहीं खैर होते, बादाम तो और चीज होती है। योर नंबर इज अप। अब नंबर इज अप, ये राइट हैंड पे हाथ रख लें तो मैं आपको ज्यादा अच्छी तरीके से बात समझ आएगी। ये जो व्हाइट में लिखे हुए हैं, व्हाइट और ब्लू में लिखे हुए हैं, योर नंबर इज अप। नंबर इज अप क्या मतलब जी? लेकिन जिसको पता है वो कहेगा यू आर गोइंग टू डाई, तुम्हारी कहानी खत्म हो गई है। योर माइलेज में वेरी, योर माइलेज में वेरी, माइलेज कहते हैं जी जो बाइक पे या गाड़ी पे जो माइल्स आते हैं, जो मीटर लगा होता है उसको माइलेज कहते हैं। योर माइलेज में वेरी, तुम्हारी माइलेज मुख्तलिफ हो सकती है, ये क्या बात हुई? नहीं, इसका मतलब है जी यू मे गेट डिफरेंट रिजल्ट्स। ये देखिए उर्दू के अंदर भी मुहावरे हैं, ये इंग्लिश, ये सिर्फ इंग्लिश की। सर माइलेज को हम अचीवमेंट या जो हमारा टारगेट होता है वो भी तो हम कंसीडर करते हैं माइलेज, योर टारगेट। अच्छा, लेकिन यहाँ पे ना फिर वो मे वेरी के साथ नहीं आएगा फिर। इडियम्स को आप चेंज नहीं कर सकते। हम्म। आसमान का घिरा, आसमान से गिरा हमेशा खजूर में अटकता है। कभी आपने ये नहीं सुना होगा जराफे में अटक गया हो। तो जो इडियम्स है उनको आप चेंज नहीं कर सकते। पॉइंट समझे, क्लियर हुआ जी? अगर आसमान के गिरे ने खजूर में अटकना है तो खजूर में अटकेगा, आप अपनी मर्जी को चेंज नहीं कर सकते। योर गैस इज गुड, योर गैस इज एज गुड एज माइन, योर गैस इज एज गुड एज माइन, आई डोंट नो, मतलब मुझे नहीं पता इस बात का। यू स्नूज यू लूज, इफ यू डिले you will miss opportunities. You know the drill. You are already familiar with the procedure. You know the drill. अगर मैं कोई बंदे नया, एक मेरे सामने बंदा, उसको मैं कहता हूँ yes you know the drill, yes you know the drill, तो उसका मतलब है यार तुम्हें पता सारा कुछ, तेने तो पता सारा कुछ, तुम्हें तो सारा कुछ पता है। अब नए बंदे को कहेगा यार यहाँ पे मैं पढ़ने के लिए आया हूँ, क्लास में बैठा हूँ और टीचर मुझे कह रहा है यू नो द ड्रिल। ये ड्रिल तो इलेक्ट्रिशियंस के पास होती है या प्लम्बर वगैरह के पास होती है, ये क्लास में ड्रिल कहाँ से आ गई? नया बंदा तो ये सोचेगा ना। अब ये चीज भी अगेन मैं बार बार कहता हूँ कि रीडिंग से आती है। या फिर नेट पे लिख लें जी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ इडियम्स, तो बड़ी अच्छी सी एक लिस्ट आ जाती है, 2 3 4 5 वेबसाइट खोल लें और फिर सारे इडियम्स को जब नजर मारते रहें एक एक दो दफा। ले जी प्रोवर्ब आ गई, कहावत। अब बचता है क्या हुआ जब चिड़ियां चुग गई, क्या जी? खेत। 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 अब यहाँ पे ये नहीं कहेंगे जी मैदान, क्यों नहीं कह सकते? चेंज कर ही नहीं सकते हम इन चीजों को। चिड़िया चौके मैदान कह सकते हैं, लेकिन आपको नंबर नहीं मिलेंगे। A proverb is a short, well-known brief saying. माइक काइंडली जिसको ऑन है का ऑफ कर ले। A proverb is a short, well-known brief saying stating a general truth of piece of advice. जी मुख्तसर सी कहानी, मुख्तसर सी सेइंग होती है, कहावत होती है, जिसमें कुछ जनरल ट्रूथ होते हैं या फिर कोई एडवाइस होती है। मशहूर प्रोवर्ब्स क्या हैं जी? A picture is worth 1,000 words। जब ये कहा जाए तो कहने वाला कह रहा होता है कि एक तस्वीर जो है वो हजारों लफ्जों से ज्यादा बेहतर होती है। नीचे आ जाए, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। क्या मतलब है जी इसका? ये अक्सर आप सुनते होंगे, जो इंग्लिश से थोड़ा बहुत ताल्लुक रखते हैं वो ये सुनते होंगे। वट यू डू इज मोर इम्पोर्टेंट देन वट यू से। जो आप करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत उसके जो आप कहते हैं। बेटर लेट देन नेवर, हाईवेज पे लिखा होता है।
मोटरवेज पे लिखा होता है बेटर लेट देन नेवर। क्या मतलब जी? इट्स बेटर टू फिनिश समथिंग लेट, देर से पहुंच जाए, लेकिन ये ना हो कि कभी ना पहुंचने से देर से पहुंचना बेहतर है। कभी ना पहुंचने से देर से पहुंचना बेहतर है। तो ये है जी, एक आपके सामने एक लिस्ट है, इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब्स हैं। आपको अगेन सिरा पकड़ाया है, कल को आप ये ना कह सकें जी हमें प्रोवर्ब्स का पता नहीं है। एज अ राइटर आपको प्रोवर्ब्स का पता होना चाहिए ये क्या होते हैं। तो समुंदर आपके सामने है, जितना गहरा गोता लगाएंगे उतना ज्यादा अच्छी चीज मिलेगी। समुंदर की अक्सर मिसाल दिया करता हूँ कि ऊपर रहेंगे तो डेड बॉडीज ही मिलेंगी सतह पे, जितना नीचे जाएंगे उतना अच्छी मछली, और बहुत नीचे जाएंगे तो फिर मोती मिल जाएंगे जी आपको समुंदर के अंदर। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू नाउ, आप कितनी गहराई में जाते हैं। एक तो ये मेरा पॉइंटर घूम जाता है जी, ये आ गया, शुक्र जी। प्रीफिक्स और सुफिक्स क्या होते हैं जनाब? राइटर्स, काम बढ़ रहा है, पॉइंट्स मजीद आते जा रहे हैं, और ये इंपॉर्टेंट तरीन चीजें हैं जो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को लाजमी पता होना चाहिए। मुतफर्रिक मिक्स चीजों में अगली चीज क्या आ गई जी? प्रीफिक्स और सुफिक्स। तो सबसे पहले बात होने जा रही है प्रीफिक्स पे। प्रीफिक्स क्या है जी? प्रीफिक्सेस आर लेटर्स विच वी ऐड टू द बिगनिंग ऑफ अ वर्ड जी। कुछ लफ्ज होते हैं उनसे उनके शुरू में हम लोग लगाते हैं जी, लफ्ज लगाते हैं, जैसे डिसअपियर है, डिसएग्री, डिसअग्री, इट्स नॉट एग्री, इट्स अग्री, डिस डिसअग्री, डिसेबल, डिसएडवांटेज। देखा, अपेयर के साथ डिस लगा दिया, अग्री के साथ भी डिस लगा दिया। तो जो लफ्ज दूसरे लफ्जों के शुरू में लगते हैं उनको कहते हैं प्रीफिक्स। इस तरह अनबिलीवेबल, अनअवेयर, अनक्लीन, अनजस्ट, अनलकी। तो ये क्या होगी जी? व्हाट इज देखिए लफ्जों, अनजस्ट? अगेन सॉरी जी, अनजस्ट ना इंसाफी करने वाला, अनजस्ट। ओके। ही इज एन अनजस्ट पर्सन, देयर वाज अ किंग हु वाज वेरी अनजस्ट। अच्छा जी, तो ये हो गया जी, अन लग गया। तो जिन जो लफ्जों के साथ, अब ये उर्दू में भी है जी, अन कही, और क्या हो सकता है जी? खैर और कोई उर्दू के प्रीफिक्स बताएगा जी, जो लफ्जों से पहले आते हो, किसी को याद आ रहे हो? लाजवाब। अनदेखा, अनसुना, अनकही जी, और आइए अनमोल। जल्दी। अनमोल, अनमोल। अनजान। अनजान, सर ये सांप अनगिनत। के लाए के कहलाएंगे? बेमोल। जी साहब के लाके, बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ये पहले बताना चाहिए। इसे उर्दू में इनको हम साबका और लाहका कहते हैं। तो प्रीफिक्स इज व्हाट? साबका जी। लास्ट में एक हल्की सी आवाज आई, आई एम सॉरी, दोबारा से बोलेगा बेकार, बेमोल। जी? बेकार, बेमोल, बड़ी टीचर्स वाली आवाज आई जी। टीचर जरूरी नहीं होते, टीचर जरूरी नहीं होता कि वो फिजिकली, मतलब वाकई क्लास में जाके टीचिंग करें। टीचर वो होते हैं मतलब वो जो समझाते हैं, सिखाते हैं। तो ये टीचर्स वाली आवाज है जी का। असल में मेरे सामने कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा, बस मेरे सामने स्लाइड आ रही है ना, वो कुछ और आ रहा मैं है तो। पढ़ाती भी रही हूँ ना। अच्छा, चलो, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल तो बहुत सारी कोटेशन में भी यूज होता है। इम्पॉसिबल इज बेसिकली आई एम पॉसिबल, कोटेशन है थी। तो जो इम्पॉसिबल है वो भी कह रहा है कि इम्पॉसिबल, आई मीन इमोरल, इम्बैलेंस, इमेच्योर। तो ये सारे के साथ जी साबके हैं, प्रीफिक्स। आ जाए जी नेक्स्ट सर पॉइंट पे आ इट्स जाए। इम्बैलेंस या अनबैलेंस? इम्बैलेंस लफ्ज होता है जी, अनबैलेंस यूज होता है, लेकिन टेक्निकल जो है ना वो इम्बैलेंस। ये जरा नोट कर लें, बड़ा अच्छा सवाल आ गया जी। मैंने देखा है अनबैलेंस भी कुछ लोग ओके। बहुत यूज कर लेते हैं, बल्कि ज्यादातर यूज कर रहे हैं। वो अनबैलेंस हो गया जी, वहां पे गया और अनबैलेंस हो गया और गिर गया। सर तो इस सेंस ज्यादातर हम में लोग अनबैलेंस ही इम्बैलेंस यूज करते हैं। जी, लेकिन मैं ज्यादातर वाली बात नहीं कर रहा, मैं वो बात कर रहा हूँ जो लिखी पड़ी हुई है। यस सर। क्योंकि मुझे मतलब इस जिस 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 एंड पे मैं हूँ, मुझे वो बात करनी है जो जो से दुरुस्त है। अब जैसे मुझे वो बात याद आ गई, मैंने फास्ट का लफ्ज बोला था और मैंने कहा जी फास्टली लफ्ज कोई नहीं होता। तो जिसका मतलब ये था, मैं अभी अपनी बात पे कायम हूँ, जिसका मतलब ये था कि किसी डिक्शनरी में ये लफ्ज नहीं है, किसी रूल में ये लफ्ज नहीं है। हाँ यूज हो रहा है, जैसा भी आपने कहा जी अनबैलेंस यूज हो रहा है। फास्टली भी मुझे बड़ी जल्दी से वो शुक्रिया उनका, जिन्होंने मुझे फास्टली पे जल्दी से रिसर्च करके भेज दी। लेकिन असल बात यह, मैं इस पे बात करना भी चाहता, शुक्रिया के मौका मिल गया।
आपने ये बात किया तो मुझे बात की तो मुझे मौका मिल गया। फास्टली लफ्ज यूज होता है, मैंने इसलिए तो मेंशन किया था कि होता है यूज, लेकिन ये कोई मतलब किसी मुझे डिक्शनरी में नजर नहीं आया कि जी इसको नहीं बोलना। तो बहुत सारे लफ्ज हम वैसे ही यूज कर रहे हो। अब मैं आपको दो चार लफ्ज आप ऐसे ही बताऊं तो वो बड़े मजाका खेज से लफ्ज बन जाते हैं। जैसे एक साहब बोल रहे थे जी मैं आपको डिटेलन बाद में बताऊंगा। मैंने कहा डिटेलन, व्हाट इज दिस डिटेलन? तो समझ आई ओ हो, वो कहना चाहते हैं तफसीलन। तो वो इंग्लिश का लफ्ज डिटेल है और आगे दो जबर जो है वो तफसीलन वाला में जो ऊपर दो जबर लगे वो बन गया। तो ये तो हालात है आजकल, इंग्लिश और उर्दू को हमने मिक्स कर दिया है। डिटेलन मैं आपको बाद में बताऊंगा। मैं कहा जी ठीक है, बड़ी मेहरबानी है आपने, शुक्रिया। तो बारह जी आगे चलते हैं। यार किधर गया मेरा पॉइंटर? यस मिल गया जी। सुफिक्स, ये वो पहले था जी साहब के, अब आ गए ला के। ये ऊपर आप समझ लें जी, ये लेटर मैं सिर्फ एग्जांपल की तो जा रहा हूँ, देखिए पढ़ लेते हैं। अ लेटर ऑफ ग्रुप ऑफ अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स। पढ़ के लेते हैं जी, आप खुद क्या पढ़ ले, मैं ही बताता हूँ। अ लेटर अ ग्रुप ऑफ लेटर्स एडेड एट द एंड ऑफ अ वर्ड टू मेक अ न्यू वर्ड। लो जी, एबल, अग्रीएबल, अग्रीएबल इज नॉट एग्रीएबल, पोर्टेबल, अवेलेबल, बिलीवेबल, कैपेबल, विगर, फास्टर, हैप्पियर, लॉन्गर, टॉलर, एस्ट, आर्टिस्ट, पेंटिस्ट, सॉरी पियानिस्ट, पियानो बजाने वाला, पियानिस्ट, लिंग्विस्ट, इगोइस्ट, मोरलिस्ट, टाइपिस्ट। ले जी, ये तो थे हमारे, क्या थे भला? सुफिक्स। एक और बात जी, सुफिक्स और देखें, सुफिक्स और प्रीफिक्स तो पता लग गया, लेकिन एक और बात जो इस वक्त अगर ना की जाए तो इंसाफ नहीं होगा, वो है जी इसके रूट वर्ड्स क्या होते हैं। सम वर्ड्स आर मेड अप फॉर डिफरेंट पार्ट्स। ये नीचे एग्जांपल्स में देख लेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट जैसे मिसाल के तौर पे, अन जो है ये, चल लिख, यस, अन जो है ये क्या है भला जी? प्रीफिक्स है। एम्प्लॉय क्या है जी? ये रूट वर्ड है। रूट वर्ड के साथ हम लगाते हैं जी मेंट, तो प्रीफिक्स भी आ गया, यानी ये आ गया प्रीफिक्स आपका। एम्प्लॉय रूट वर्ड यानी मेन वर्ड कह लें आप, और मेंट जो है ये सुफिक्स आ गया। तो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात थी जो मैं कहता था कि होनी चाहिए। नेक्स्ट जी, ट्रांजिशनल डिवाइसेस। ट्रांजिशनल डिवाइसेस जी, बात को आगे बढ़ाने के लिए हम ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज करते हैं। बात को आगे बढ़ाने के लिए राइटर्स बी अवेयर एंड बी केयरफुल, ये सब आपके लिए है। यूज ट्रांजिशनल डिवाइसेस एज वर्बल ब्रिजेस, बात को आगे बढ़ाना। ब्रिज बेसिकली तो हम पुल बनाते हैं जी, हमने जी पुल बनाया, फलां दरिया के ऊपर पुल है, फलां नदी के ऊपर पुल है फिजिकली, लेकिन लफ्जों को आगे बढ़ाने के लिए, कदमों को आगे बढ़ाने के लिए फिजिकल ब्रिज बनता है, और बात को आगे बढ़ाने के लिए ट्रांजिशनल डिवाइसेस बनते हैं। एंड अगेन एंड देन बिसाइड्स वेयर एज बट येट, ये सारे के सारे जी ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये राइटिंग में बात को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है ट्रांजिशनल डिवाइसेस। वेरी अनदर येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जी आज का। येट अनदर का क्या मतलब जी, को बताएगा? अनदर तो है, येट अनदर। येट माने अभी। अच्छा जी, कोई अभी और बताएगा? मैं ठीक है जी, और कोई बताए जी, काइंडली किसी और को मौका दे। तो येट का मतलब होता है कि बात को बढ़ाने के लिए। अच्छा जी, चलें जी, कोई और बोलना चाहे? सर इंग्लिश इसके के अलावा टीचर्स। भी मजीद मजीद के उसमें सर अभी तक। हाँ जी, ये आखिरी दो तीन आवाजें हैं जो आई वो बिल्कुल ठीक थी। असल में मैंने कहा था मेरे सामने सिर्फ स्लाइड्स आ रही हैं, मुझे नहीं पता लग रहा कि कौन बोल रहा है, नाम नहीं आ रहे मेरे सामने। माइक काइंडली बंद कीजिएगा जी। बिल्कुल, येट अनदर क्रिकेट की कमेंट्री में अक्सर होता है। उस दिन क्रिकेट की कमेंट्री में कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गया था क्रिकेट वाले दिन, लेकिन बहरहाल क्रिकेट की कमेंट्री में आपने ये लफ्ज सुना होगा, येट अनदर सिक्स, एक और छक्का, यानी मजीद, मजीद। तो ये मजीद की सेंस में आता है। मैंने येट की बात नहीं की थी, जिन्होंने कहा जी अभी तक नहीं, मैंने येट की बात नहीं की थी, मैंने कहा था येट अनदर, दोनों लफ्जों को जोड़ा था तो फिर वही लफ्ज बन जाता जी, एक और, मजीद। ले जी, एक और मजीद चीज आ गई, येट अनदर थिंग।
एनाफोरिक और कैटाफोरिक रेफरेंसेस। एनाफोरिक रेफरेंसेस जी, जरा एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो ज्यादा आसान काम हो जाएगा। एनाफोरिक रेफरेंस मींस दैट वर्ड रिफर, इट्स नॉट रेफर, रिफर। मैं ये लफ्ज इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ये गलत बोल रहे होते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये लफ्ज, मैं अगर आप में से कोई ये इसको गलत बोलता है तो उसको ठीक कर ले। इट्स रिफर। एनाफोरिक अजीब सी बात लगती है जी, जब मैंने ये सबसे पहली दफा बात सीखी थी तो मुझे बड़ा अजीब सा लफ्ज लगा था। मैं कहा पता नहीं क्या ये मुश्किल सी चीज होगी, एनाफोरिक कैटाफोरिक पता नहीं क्या होता है। तो जब मैंने इसको देखा, एग्जाम्पल देखी, तो मुझे एक सेकंड में समझ आ गया। आप भी देख लें, आपको भी समझ आ जाएगा। Anaphoric reference means that word refers back to another word for its meaning। लो जी, पीछे अपने पीछे किसी लफ्ज की तरफ इशारा करता है, उसको एनाफोरिक कहते हैं जी। I went out with Hamid on Sunday। अब he looks awful, अब ये जो he लफ्ज है ये पिछले किसी लफ्ज की तरफ इशारा कर रहा है। There is a pointer, yes जी। ये जो he है ये किधर को इशारा कर रहा है जनाब? हामिद की तरफ। तो ये एनाफोरिक रेफरेंस हो गया। ही जो लफ्ज है ये वाला क्लियरली रिफर्स टू हामिद, तो ये एनाफोरिक रेफरेंस हो गया। यानी असल लफ्ज पहले, नाम पहले है और उसका रेफरेंस बाद में आ रहा है। ये तो सुनिए, देखिएगा एनाफोरिक और कैटाफोरिक में फर्क अभी देखना है हमने। तो देखें, असल नाम पहले, हामिद पहले आ रहा है, और उसके लिए जो लफ्ज यूज किया जा रहा है वो बाद में आ रहा है। ये हो गया एनाफोरिक। कैटाफोरिक देखें जी, उसमें कैटाफोरिक सर रेफरेंस जी। जरा ये मुझे अपनी बात कंप्लीट करने देंगे ताकि वो सीक्वेंस जी जरा ठीक, सही। जी जी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। कैटाफोरिक रेफरेंस व्हिच मींस अ वर्ड in a text refers to another later in the text, and you need to look forward to understand the subsequent mean words। आपको आगे देखना है। when he arrived, पता नहीं कौन ही, पता नहीं कौन ही, ठीक है जी। तो जब तक हम आगे नहीं पढ़ेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा। when he arrived Ali noticed that the door was open। लो जी, अब हमें समझ आ गया ये ही कौन है। दिस इज मिस्टर अली। तो वापस चलते हैं पीछे। क्या था एनाफोरिक में? क्या था कि असल नाम पीछे था, उसके लिए जो लफ्ज यूज किया गया वो आगे है। अब अगली इसमें कैटाफोरिक में देखें, जो लफ्ज यूज किया गया वो आगे है, असल नाम, वो जो लफ्ज यूज किया गया वो पीछे है और असल नाम आगे है। तो ये एनाफोरिक और कैटाफोरिक रेफरेंसेस होते हैं। ये सीख लें तो अच्छी बात है। टेक्निकली ये बात पता होनी चाहिए, नाम नहीं भी ज़हन में रहता तो इट्स ओके, टेक्निकली पता होना चाहिए ये क्या सेंस बनती है जी। सवाल था किसी का? सर प्रोनाउन और एनाफोरिक में फिर क्या डिफरेंस होगा? अच्छा जी, प्रोनाउन और एनाफोरिक में ये तकरीबन एक जैसे होते हैं। मैं इसको मजीद तफसील से ग्रुप में बताता हूँ। आप ग्रुप में है ना? जी सर बिल्कुल। चलें, क्योंकि टाइम थोड़ा सा नहीं, रह मैं गया है। ये वाले ग्रुप में ऐड नहीं है, कंटेंट राइटिंग व्हाट्सएप वाले ग्रुप में में। नहीं है आप? व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है आप? नहीं सर। अच्छा, और किस में हैं सर आप? मैं भी नहीं हूँ। वो मैंने मैम को वैसे मैसेज किया था, मुझे ऐड कर दें, मैम वो को कह फौरी रहे थे तौर पे कि कर इतला करें देंगे। जी। हम तो वहाँ पे बहुत बहुत कुछ सीखते हैं और सिखाते हैं, मुझे भी बहुत कुछ सीखने का मिलता है मैम को मैंने कहा था, वो कह रहे थे कि हम ऐड कर देंगे, लेकिन जी। देखते हैं। फौरी 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 ज्वाइन कीजिए, मैं ग्रुप के जी अंदर ही बात करूँगा। अच्छा, सर जब भी मुझे आप भी। जी सर मैम थैंक से मैम से कीजिए। मैम इफ यू आर हियर प्लीज। अच्छा जी, तो दूसरी बात ये जी कि मैं जैसे ही आप ज्वाइन कर लें तो मुझे वहाँ पे ये बात याद करा दीजिएगा, ताकि मैं जब आप आ जाएं तो मैं आपको इसका जवाब दे जी सकूं। ये सर। ना हो कि मैं जी आपको जवाब दे बिल्कुल। दूं, ग्रुप में जवाब दे दूं और आप वहाँ पे हो ही ना। जी, किसी की जी बात आई सर। काइंडली? सर मैं भी नहीं हूँ ग्रुप में। तो ये किसका अच्छा बच्चा जी, खो गया जी जी है? जी जी जी, मोस्ट वेलकम। बड़ी अच्छी बात है। बड़ी अच्छी बात है कि आप कम से कम क्लास में हैं। आई एम वेरी हैप्पी, माशाल्लाह। बात ये जी कि आपके पास मैम से कांटेक्ट है आपका? जरा बोलिएगा काइंडली। जी सर है। ये बच्चा जिन्होंने किसका सबसे खो एंड पे गया बात है? की हाँ उसको। जी, आप डिस्करेज करेंगे तो फिर कैसे होगा? प्लीज थोड़ा एहतियात कीजिए जी। जो ग्रुप में नहीं हो काइंडली क्या मैम हो से गया? रब्ता करें। खिचड़ी बन गई यहाँ पर। क्या हो गया? क्या हो गया? दो तीन लोग हैं जो ग्रुप में आना चाह रहे हैं, काइंडली उनको जरा देखें कैसे ऐड, तो कहाँ आप से लोग ऐड मुझे करना है। बताएंगे तो मैं ऐड करूंगी ना। मैं रोजाना 200-300 मैसेजेस चेक कर रही होती हूँ। इतने सारे मैसेजेस होते हैं कि मिस आउट हो जाते हैं। अभी मुझे किसी ने, अच्छा, अब्दुल्ला ने कहा है, तो मैं भी मोबाइल चार्ज करके फिर उनको ऐड कर दूंगी। बाकी मुझे व्हाट्सएप कर दें। ठीक हो गया जी। ये नोट कर लीजिए सबने, काइंडली इस बात को नोट करें।
डेनोटेशन एंड कैनोटेशन। थैंक यू मैम। सर जी बोलिए। जी बोलिए। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, प्लीज। रेफरेंस और रेफर, इसमें डिफरेंस क्यों है इसकी प्रोनाउंसिएशन में? कहाँ पे लिखा हुआ है कि पीछे वाली स्लाइड में, प्रीवियस स्लाइड में रेफरेंस आपने कहा है, फिर आपने अगला जो वर्ड बोला रेफर, कि जो जी प्रोनाउंस जी होगा वो नहीं नहीं, रेफर मैं होगा। मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि हमने उस लफ्ज को देख के अगले लफ्ज का तलफ्फुज बनाना। अब ये मेरे वर्ड सवाल का जवाब, ऑलमोस्ट सेम मैं है। मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर करूँ, क्लास खत्म होने का टाइम हो रहा है, अगले रीजॉइन करना जी सबने। अच्छा देखिए, टीओ क्या बनता है, सॉरी जीओ क्या बनता है, जीओ, गो गो और टीओ, टू डीओ। टू बनता है। अच्छा चलें इसी को। अब देखें जी ओ, अगर जी के बाद ओ आ रहा है तो हम गो पढ़ रहे हैं, और टी के बाद अगर ओ आ रहा है तो उसको टू पढ़ रहे हैं, तो इसका तो फिर हमें इसको टो पढ़ना चाहिए। अगर इस तरह से लफ्जों के रेफरेंस को देख के, लफ्जों को देख के, इस ये लफ्ज अगर ऐसे है तो दूसरा लफ्ज भी ऐसा होना चाहिए। अगर ये लफ्ज ऐसे है, ये हमने अपने माइंड में, ज़हन में बनाए हुए सारे रूल्स, ये कभी हमने आज तक नहीं पढ़े होंगे। अगर टी ओ टू है तो फिर डीओ, जो जीओ को गु होना चाहिए ना, तो ये हमारे ज़हन में है। अगर वो रेफरेंस है तो इसको भी रेफर्स होना चाहिए। ये किसने कहा है? ये कहीं रूल कहीं पे हमने पढ़ा ना सुना, ये हमने अपने ज़हन में कुछ रूल बना लिए हैं कि ये लफ्ज चूंकि ऐसे है। कभी डू और गो में आपने नहीं फर्क देखा, उधर भी तो होना चाहिए ना जो रूल आप इन लफ्जों पे, बात पॉइंट समझ रहे हैं जी आप लोग? जी सर बिल्कुल। इन लफ्जों ये रूल्स कोई नहीं बताता, किसी ने नहीं बताए होंगे, हमने अपने ज़हन में खुद बनाए हुए हैं ये रूल्स। जी ऐसा ही है। क्योंकि वो लफ्ज ऐसे हैं वैसे ये लफ्ज ऐसे होना चाहिए, तो फिर उसको बाकियों में भी अप्लाई करें। जैसे जियो गो बनता है और टीओ टू बनता है, या उसको टू गू बोले, या उसको टो बोले। तो ये पॉइंट मेरे ख्याल में अपना पॉइंट कन्वे कर पाए, अगर नहीं कर पाया तो काइंडली ग्रुप में दोबारा बात कर लीजिएगा जी। ये अगली स्लाइड, अगली क्लास में शुरू करते हैं बात। फिलहाल किसी का सवाल है तो मुझे बता दें। डेनोटेशन और एनोटेशन क्या है? चंद स्लाइड्स रहेगी, मेरे ख्याल में 4-5 रहेगी होंगी। कोई सवाल है तो प्लीज डू कम अप विद क्वेश्चंस। तो बात समझ में नहीं आई, कोई किसी का गुस्सा, कोई नाराजगी? नो सर। ताहिर सलीम, इफ यू आर इन द ग्रुप। सर जी आवाज बिल्कुल हल्की सी आ रही है, काइंडली दोबारा बोले। लेस देन अ मिनट रह गया जी। सर मैं पूछा था कि इसमें कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें ना साइलेंट वर्ड्स होते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो वर्ड है इसमें जैसे टी साइलेंट है या एस साइलेंट है? मुझे लग रहा है कि एक सेशन मुझे प्रोनाउंसिएशन का भी रखना पड़ेगा, तो उसमें ये सारी बातें हैं। ये जी रीडिंग से बातें आती हैं। डिक्शनरी, मैंने कहा किसी भी लफ्ज में डाउट पड़ जाए, रीडिंग रीडिंग, सॉरी गूगल डिक्शनरी, ये मैंने शुरू में बात की। फिलहाल आसान तरीन या शॉर्टेस्ट आंसर यही है कि गूगल डिक्शनरी देखिए। जो लफ्ज आपके लिए नया हो उसको गूगल डिक्शनरी में देख लें, बस सिंपल सी बात। नहीं वो नीचे ले पड़ा जी, था मुझे। रीजॉइन करते हैं जी इंशाल्लाह बड़ी जल्द। ये जी आ गई डेनोटेशन और कैनोटेशन। डेनोटेशन क्या है जी? डेनोटेशन रिफर्स टू, ये रिफर वाला सवाल मुझे जरा जिन्होंने किया था वो बताएं कि प्रोनाउंसिएशन वाली बात वो क्लियर हुई कि नहीं हुई, जरा काइंडली प्लीज। या तो गुस्सा करके कर लिया होगा या क्लियर हो गई होगी। लगता है गुस्सा ही कर लिया जी। मेरी बात आ रही है जी आप लोगों को? जी सर आ रही है। चलें। डेनोटेशन refers to the literal meaning of the word with dictionary definition। बड़ी सिंपल सी बात ये जी कि डिक्शनरी में जो डेफिनेशन होती है ना जी, वो उसको हम कहते हैं। अब ये फिर वही बात आ गई जी, डेनोटेशन में जब मैंने सबसे पहले कभी पढ़ा तो मैं कहा यार एक और नया मसला आ गया, डेनोटेशन क्या होता है, कैनोटेशन क्या होता है। लेकिन जैसे ही मैं एग्जांपल्स देखता हूँ एक सेकंड में क्लिक करता है कहाँ, अच्छा ये तो वो है यार। तो जरा देखें, डिक्शनरी में जो मीनिंग होता है ना वो है। फॉर एग्जाम्पल देख लें,
if you look up the word snake in the dictionary, you will discover that one of its denotative meanings is any of numerous scaly, legless, something venomous reptiles having long. मतलब डिक्शनरी में सांप वही होगा जो असल में जानवर होता है, क्या रेप्टाइल होता है, क्या होता है। तो डिक्शनरी में तो हमें ये मिलेगा। ये हो गया डेनोटेशन। अगर हम किसी लफ्ज को बिल्कुल वैसे ही लें जो डिक्शनरी में हमें मतलब मिलता है, तो उसको हम कहते हैं डेनोटेशन। अब जैसे कुर्सी का एक लफ्ज है, अब कुर्सी का लफ्ज होगा डिक्शनरी में क्या होगा, डेनोटेशन। जो डेनोटेशन वाला जो मीनिंग होगा वो क्या होगा, वो होगा जनाब आपका a thing made of wood or metal to sit on। ठीक है जी। लेकिन जैसे ही हम कहेंगे नहीं यार उसकी तो कुर्सी छिन गई है, कुर्सी छिनने का मतलब यहाँ पे इस जुमले में क्या है। अच्छा, अगर मैं डेनोटेशन के Ousted अंदर from power। हाँ जी, पावर, बिल्कुल। तो ये हो गया डेनोटेशन। अगर मैं कहूँ जी आई ऑफर्ड हिम अ चेयर, आई ऑफर्ड हिम अ चेयर, तो ये डेनोटेशन वाला मीनिंग होगा इसका। और उसकी कुर्सी छिन गई, तो ये हो गया जनाब आपका कैनोटेशन वाला मीनिंग। The connotations for the word snake could include evil or danger। लो जी, जब स्नेक से मुराद वो जानवर हो, आई सॉ स्नेक, यहाँ पे आई सॉ अ स्नेक का मतलब है मैंने वो जानवर देखा। वही मतलब स्नेक का मैं यहाँ पे कन्वे करना चाह रहा हूँ जो डिक्शनरी में मिलता है। लेकिन ही इज स्नेक, तो ये तो इसका मतलब क्या होगा जी, इवल है या क्या है जी, डेंजर है या क्या, ऐसा ऐसे सेंस में इसको। तो जो असल डिक्शनरी सेंस में लेके चलें तो आप उसको कहते हैं जी कि ये है डेनोटेशन है इसके अंदर। और अगर आप उसको दूसरे सेंस में लेके चलें तो उसको कहते हैं जी आप उसके अंदर कैनोटेशन है। ये इंपॉर्टेंट बातें जी, ये आनी चाहिए, राइटर्स को पता होना चाहिए कैनोटेशन और डेनोटेशन क्या होता है। फिगर्स ऑफ स्पीच, हाँ जी, पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आप सबने देखे सुने होते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? फिर वही बात मैं करूंगा कि अजीब सी बात लगती है यार, क्या ये नई नई चीजें आ रही हैं। लेकिन जैसे ही हम उसके मतलब को समझते हैं, अच्छा अच्छा ये यार ये है। जैसे आपने लफ्ज सुना होगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट लफ्ज, मशहूर लफ्ज, तशबीह या इस्तारा। ये किस कैटेगरी में आते हैं? ये फिगर्स ऑफ स्पीच में आते हैं। तशबीह, इस्तारा और इस तरह के जितने भी लफ्ज हैं, आप ये बताता हूँ, ये सारे के सारे लफ्ज जो आते हैं ये फिगर्स ऑफ स्पीच की कैटेगरी में आते हैं। जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की कैटेगरी में आते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच की कैटेगरी में आते हैं। इस तरह तशबीह, इस्तारा और इस तरह के दूसरे लफ्ज जो हैं वो आते हैं जी फिगर्स ऑफ स्पीच की कैटेगरी में। A figure of speech is a decorative use of words, decorative words of use of words, decorate करते हैं जी लोग। It is used to increase the effectiveness। Writers be aware नहीं जी, be careful। ये आपको पता होना चाहिए जी। There are many pillars in this building। Here the word pillar is used in general sense, whereas in defeat is a pillar of victory। अब देखा आपने, here the word pillar is used in the figurative sense। यहाँ पे जो ये वाला जो पिलर है ये फिगुरेटिव सेंस में यूज किया गया है। यहाँ पे वो पिलर नहीं है जो मस्जिदों के अंदर या हॉल्स के अंदर या बिल्डिंग्स के अंदर होते हैं या कमरों के अंदर होते हैं। ये यहाँ पे वो मुराद पिलर नहीं है, यहाँ पे पिलर है बुनियादी बात, बुनियादी मीन्स चीज। कैनोटेशन। यस यस यस, बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा जी आपने। सिमिली जी सबसे पहले सिमिली, तशबीह अगर आप नोट करना चाहें। A simile is a figure of speech that directly compares two different things। It is a comparison using the word like। यार एक तो मेरा माउस पॉइंटर जो है ना उसको निकाल ही जाता है, अब मुझे फिर नजर नहीं आ ये आ गया। मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे तशबीह लिख दूं क्योंकि मुझे लग रहा है कि जरूरी है। उल्टा सीधा लिख दिया है, कोई अब वीडियो देखे तो इसको तशबीह ही पढ़े। और माउस से क्योंकि मैं लिख रहा हूँ लिहाजा इस वक्त ऐसा ही लिखा जा रहा है। गुजारा कर लें जी।
हालांकि तशबीह ऐसे होता नहीं है। ले जी तशबीह, तो उसमें जी ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तशबीह को पकड़ने का, सिमिली को पकड़ने का तरीका इंग्लिश में क्या है? उसमें या तो लाइक होगा या एज होगा, लाइक होगा या एज होगा। ठीक है जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर अगली एक बात आ रही है, उसको और इसको कंपेयर करें, जैसे कि मैं भी आपको दिखाई दूं। मेटाफर, मेटाफर आ गया है, देखिए सबसे ऊपर। तो सिमिली और मेटाफर को पकड़ने का बेहतरीन तरीका क्या है, कि ये मेटाफर है या सिमिली है? तो सिमिली में जी लाइक होगा, एज होगा, मेटाफर में नहीं होगा। वो भी बात करते हैं वहां पे। बड़ी मशहूर पोएम जी, कोई बताएगा? डेफोडिल्स किसने लिखी हुई है, किसकी पोएम है? सर याद नहीं आप। विलियम जी वर्डसवर्थ। जी 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 जी, पेपर आउट हो गया। विलियम हाँ वर्ड्सवर्थ। विलियम्स विलियम वर्ड्सवर्थ। हाँ वर्ड्सवर्थ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, विलियम वर्ड्सवर्थ, पेपर जो आउट हो गया। आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, एज अ क्लाउड। मैं ऐसे फिरता था जैसे बादल फिरता। देखा होगा आपने बादल, इन दिनों में तो बहुत ज्यादा बादल जो है वो घूम फिर रहे होते हैं, दाएं बाएं जा रहे होते हैं, ये बारिश के दिनों में। तो जैसे बादल, बहुत खूबसूरत से मिली जी, वन ऑफ माई फेवरेट पोएम्स। बल्कि ये पोएम हमारे यहाँ पे क्लास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 9 में है। तो ये मैं फर्स्ट ईयर में कोशिश करता हूँ पढ़ाऊँ, कॉलेज में मैं पढ़ाऊँ। पढ़ के तो आए होते हैं, लेकिन मैं अपने तरीके से ज़्यादा पढ़ाऊंगा, पढ़ाना चाहता हूँ, ताकि उनको समझ आए कि ये सिमिलीज और ये इसमें खूबसूरती, पोइट्री की खूबसूरती है क्या। एनीवे जी, मैं ऐसे भेजता था जैसे, जैसे एज अ क्लाउड, डेफोडिल्स कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन। डेफोडिल्स की तरफ इशारा करते हुए कह जी के डेफोडिल्स ऐसे थे जैसे सितारे चमक रहे होते हैं, वैसे डेफोडिल्स भी चमक रहे थे, अच्छे थे, खूबसूरत लग रहे थे। ये एक मिसाल हो गई जी। ही इज ब्रेव, ही इज एज ब्रेव एज अ लायन। वो इतना बहादुर है जितना, जितना जितना शेर है। ही स्विम्स लाइक अ फिश, वो ऐसे तैरता है जैसे मछली तैरती है। देखा आपने कि इसमें एज या लाइक के अल्फाज आ रहे हैं। चलो जी, ये बात हो गई। जैसे कहा जाए मेरा बेटा शेर जैसा है, मेरा बेटा शेर जैसा है, उर्दू में जैसे का लफ्ज आए तो ही स्विम्स लाइक अ फिश, या ही इज एज ब्रेव एज अ लायन। लॉयन नहीं बोलना जी, लायन, लायन, लायन। मेटाफर जी, इट्स अ कंपैरिजन विदाउट यूजिंग द वर्ड्स सच एज, लाइक एज, जस्ट एज, सच एज, वगैरह वगैरह। डायरेक्ट कहा दिया था जी, मेरा बेटा शेर जैसा है। अभी एग्जाम्पल्स की तरफ जाते हैं नीचे, लेकिन फिलहाल ये बात सुने। मेरा बेटा शेर जैसा है, ये जी तशबीह है। मेरा बेटा शेर है, ये मेटाफर है। और मेटाफर जी उर्दू में कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या? अल्लाह करे अब सही लिखा जाए। इस्तारा। हाँ जी, स्टार। तो ये जी स्टार है, अलिफ सीन थे एंड, ठीक हो गई जी, मेरा ख्याल है मैंने सही लिख दिया। तो मेटाफर जी उर्दू में इस्तारा। मेरा बेटा शेर जैसा है, तशबीह। स्लाइड देखिए। मुझे क्यों निकाला? मेरा बेटा शेर जैसा है, तो मेरा बेटा शेर जैसा है इज व्हाट? मेरा बेटा शेर जैसा है क्या जी? तशबीह है। मेरा बेटा शेर है, ये इस्तारा है। ही वॉज अ स्पीडिंग बुलेट, ही वॉज एज अ स्पीडिंग बुलेट नहीं कहा जी, एग्जाम्पल देखिए। ही वॉज अ स्पीडिंग बुलेट, वो इतना तेज था जैसे वो गोली की तरह तेज था, वो गोली था। उसको आई एम रेनबो, लो जी, ये नहीं कहा मैं रेनबो जैसा हूँ, मैं रेनबो हूँ। द वर्ल्ड इज इज अ स्टेज, द वर्ल्ड इज अ स्टेज। वर्ल्ड को स्टेज कह दिया जी, स्टेज जैसा नहीं कहा। स्टेज जैसा कहा होता तो सिमिली होती। ये उर्दू में बड़ी, एक बड़ी मशहूर नज़म है जी, चांद मेरी जमीन फूल मेरा वतन। ये बड़ी ही अच्छी मिसाल है इस तारा की। हे द पोएट हार्डली हैज डायरेक्टली कॉल्ड जमीन, चांद जमीन एंड फूल अ वतन। ठीक है जी, चांद को उसने, चांद क्या है जी? मेरी जमीन है। फूल क्या है जी? मेरा वतन। विदाउट यूजिंग जैसा या की तरह और अदर सिमिलर। ये एक बड़ी अच्छी मिसाल आ गई जी उर्दू में।
किसकी भला? तारक जी। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन। हाँ हाँ, इसको पर्सोनिफिकेशन जी जरा इसका तलफ़ुज़ देख लें सबसे पहले। पर्सोनिफिकेशन हो गया जी। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है जी? जरा सुनिएगा बड़े गौर से। किसी बेजान चीज को जानदारों वाली खसूसियत देना। मैं फिर बोल रहा हूँ, किसी बेजान चीज को जानदारों वाली खसूसियत देना पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। फिर सुनिए, किसी बेजान चीज को जानदारों वाली खसूसियत देना पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। जैसे डैफोडिल्स आर फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। अब देखें डैफोडिल्स को जी डांस करवा दी, ठीक है जी। पत्थर रो रहे हैं, मिसाल के तौर पर जी, एक बड़ी मिसाल मैं अक्सर दिया करता हूँ। पत्थर रो रहे हैं। अब पत्थर क्या कर रहे हैं जी? रो रहे हैं। ये तो जानदारों वाली क्वालिटी है। बेजान चीज पत्थर, और उसको दे दी जानदारों वाली क्वालिटी, तो आप कहेंगे जी इस जुमले में पत्थर रो रहे हैं के अंदर पर्सोनिफिकेशन यूज हुई है। क्यों? क्योंकि पत्थर बेजान है और रोना जानदारों वाली क्वालिटी है, लिहाजा पत्थर रो रहे हैं, यानी इसके अंदर पर्सोनिफिकेशन है। डैफोडिल्स आर टॉसिंग देयर हेड्स। लो जी, ये फिर जानदारों वाली खसूसियत। लाइटनिंग डांस्ड अक्रॉस द स्काई। बिजली का चमकना जी। अब डांस फिर ह्यूमन क्वालिटी आ गई जी। द किचन दैट किचन नाइफ विल टेक अ बाइट आउट ऑफ योर हैंड। ये जो किचन नाइफ है, जो वो छुरी है बर्ची खाने में, ये आपका हाथ काट लेगी। अब देखें जुमले के अंदर जनाब वादे तौर पे वो है, क्या है जी? पर्सोनिफिकेशन है। डेथ लेज इट्स आइसी हैंड। लो जी, डेथ के हाथ बता दिए, बना दिए। अच्छा, ये जरा डिफरेंट है, जरा गौर कीजिएगा। मैंने क्या मिसाल दी ऊपर? बेजान चीज को, बेजान चीज को। अब डेथ इज नॉट अ चीज, ठीक है जी। ये एक आइडिया है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है। छू तो नहीं सकते ना, उसको एब्स्ट्रैक्ट हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कह लें। डेथ लेज इज आइसी हैंड्स ऑन एवरीवन। डेथ लेज इज आइसी हैंड ऑन एवरीवन। अब देखा, डेथ के हाथ में आ गई, तो इसके अंदर थी जी क्या भला? पर्सोनिफिकेशन। इन सारे जुमलों में पर्सोनिफिकेशन थी। इमेजरी जी, लास्ट स्लाइड आज की। इमेजरी क्या होती है? लफ्जों के जरिए द एबिलिटी टू फॉर्म मेंटल इमेजेस। देखिए जी, इस वक्त मैं जिस कमरे में बैठा हूँ, ऊपर पंखा चल रहा है, मुझे नजर आ रहा है, मेरे सामने एक सोफा पड़ा हुआ है, घड़ी लगी हुई है, लाइट ऑन है। ये मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। आप भी अपनी आंखों के सामने क्या नजर आ रहा है आपको? दाएं बाएं देखें अगर आप, तो ये तो आप फिजिकली देख रहे हैं, ठीक है, आप जो देख रहे हैं। लेकिन मैंने अपने लफ्जों के जरिए मैंने आपको एक तस्वीर बनाई है अभी, जो अब मेरे मुंह से आपने सुना है, ये मेरे लफ्जों के जरिए। आप जरा देखें आपके दाएं बाएं क्या है, ठीक है। ये आपको कौन बता रहा है? आपकी आंखें बता रही हैं आपके दाएं बाएं आपके सामने क्या है। लेकिन मैंने एक इमेजरी कायम की है अभी अपने लफ्जों के जरिए। मैंने एक मंजर बनाया है अपने लफ्जों के जरिए कि मेरे सामने एक सोफा है, घड़ी है, पंखा है। यहाँ ये आपके सामने कोई ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं देख रहा हूँ। सोफे के ऊपर एक कवर पड़ा हुआ है, घड़ी कैसी है ये आपको नहीं पता कैसी है। मैं अपने लफ्जों के जरिए आपको बता रहा हूँ, मेरे लफ्जों के जरिए आपके जहन में एक तस्वीर बन रही है। तो लफ्जों लाइक के जरिए जब, इमेजिनेशन। जी 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 बिल्कुल, इमेजरी वहीं से लफ्ज निकला। तो लफ्जों के जरिए जब कोई तस्वीर बनाई जाए तो उसको आप कहते हैं इमेजरी। अब जरा देखिएगा, मेरे सामने एक सोफा है, मेरे दाएं हाथ पे जी एक प्रिंटर पड़ा हुआ है, घड़ी है, ब्लैक कलर की घड़ी है। देखा आके इमेजरी क्लियर हो रही है। पंखा चल रहा है लेकिन उसकी स्पीड कम है। और जिस सोफे में बैठा हूँ वो 2 सीटेड सोफा है। और देखा, आपकी इमेजरी और शार्प होती जा रही है। तो जितनी ज्यादा शार्प आपकी इमेजरी होगी उतना कामयाब आपका राइटर होगा। यानी जितनी आप अपने जहन में इमेजिनेशन एग्जैक्ट बना दें। अच्छा जी, मेरे सामने एक दरवाजा है और दरवाजे पे ब्राउन कलर होया हुआ है और बच्चों के स्कूल बैग्स पड़े हुए हैं, और देखा ये इमेजरी बनती चली जा रही है। इतना ही मैं कामयाब हो रहा हूँ अपने लफ्जों के जरिए। एक आपके जहन में पेन पिक्चर बनाने में कामयाब हो रहा हूँ। तो लफ्जों के जरिए जब आप किसी के दिमाग में तस्वीर बनाते हैं तो उसको आप कहते हैं इमेजरी। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। मेरी फेवरेट, वेरी फेवरेट लाइन, अगर आप कहें ना जी, पहली दो चार, कोई 4-5 फेवरेट लाइन अपनी जिंदगी में बता दें
किसी शायरी के अंदर, तो वो ये है जी, उनमें से एक ही है। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, ये स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोएम है। ये लाजमी 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 पढ़े, 8-10 लाइनों की है, ये छोड़नी नहीं चाहिए किसी ने। तो उसके एंड पे कहता है जनाब जाके, कहता है जी द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, जंगल से गुजर रहा है, शाम का वक्त है और बर्फ पड़ रही है, खामोशी है, अपनी वो जो गधा गाड़ी है उसकी, जो घोड़ा गधा गाड़ी हाँ कहेंगे, वो वहां पे, हाँ, नहीं नहीं घोड़ा चला रहा है, हॉर्स है जी उसके पीछे लिखा हुआ, वो जो उसके घोड़ा गाड़ी है वो चला रहा है और जंगल से गुजर रहा है और हल्की हल्की बर्फ पड़ रही है और बड़ा खूबसूरत मंजर है। तो वो उससे बड़ा मुतासिर होता है। तो फिर वो कहता है द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, और आगे जाके कहता है बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप। ओहो, कहाँ की बात कहाँ जाने लगी जी। कहता जी वुड तो बड़े खूबसूरत है, लवली है, डार्क घने जंगल है, डीप गहरा घना जंगल है, खूबसूरत जंगल है, लेकिन बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन मुझे कुछ वादे निभाने हैं, मैंने वक्त पे पहुंचना है, मैं इसको एंजॉय नहीं कर सकता। लेकिन बहरहाल इस लाइन में जो इस वक्त आपके सामने आ रही है, मिस्टर पॉइंटर वे आर यू, यस यू आर देयर, द वर्ड्स आर लवली, वाह जी वाह, खूबसूरत खूबसूरत, वर्ड्स आर लवली, बहुत मुतासिर हो रहा है, वर्ड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बहुत खूबसूरत। अगली देख लेंगे एग्जाम्पल, ह्यूज ट्रीज इन थिक एंड डार्क फॉरेस्ट, ये कहीं और से है जी, ऊपर वाली लाइन तीसरे उस poem से। बाला जी आई विश कि आप लोग सब स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन द स्नो इवनिंग जरूर पढ़ें, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ह्यूज ट्रीज इन थिक एंड डार्क फॉरेस्ट, देखिए जी, थिक और डार्क फॉरेस्ट है, उसके अंदर घने बड़े बड़े दरख्त हैं। अच्छा, ऑडिटरी क्या कहते हैं जी, आवाज के जरिए इमेजरी पैदा होती है जी। अक्सर मैं यहाँ पे शाम का वक्त है, रात का वक्त है, तो आप में से कोई अगर माइक ऑन करता है, अपना माइक खोलता है, तो पीछे से एक वो आवाज आ रही होती है टिड्डे की, क्रिकेट की आवाज आ रही है, टिट 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 की आवाज आ रही होती है। आपने भी कहीं नोट नोट किया हो कि ना किया हो, मुझे तो याद है जरा जरा। तो द रसलिंग ऑफ लीव्स, लो जी, पत्ते सरसरा रहे, हवा चल रही थी और पत्ते सरसरा रहे थे, खूबसूरत जी हवा चलती है। जरा इमेजिन करें, हवा चल रही है, ठीक है जी, और पत्ते जो हैं वो एक दूसरे से टकरा रहे हैं और जो सरसराहट की आपके कानों में आवाज आ रही है, ये क्या हुआ जी, आपकी इमेजरी बनी कैसी, ऑडिटरी ऑडिटरी, आवाज के जरिए एक इमेजरी बनी। इस तरह द साउंड ऑफ स्नोफ्लेक मेकिंग, अगली मिसाल जी क्या आ गई, द साउंड ऑफ द स्नो फॉलिंग की आवाज होती है, हल्की 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 टिक टिक हो रही होती है। जब वो दरख्तों के ऊपर पौधों के ऊपर जब वजन बढ़ जाता है तो फिर एक और आवाज आती है, बर्फ का वजन, बर्फबारी हो रही हो, वजन बढ़ जाए, तो वो फिर आवाजें आती हैं बहुत बारीक सी टिक टिक की, मेकिंग लिटिल हिसिंग नॉइज। बर्फबारी को अगर किसी ने सुना हो, ले जी, वो स्टॉपिंग बाय वुड ऑन अ स्नो इवनिंग की एक और एग्जांपल आ गई, ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक, वो घोड़ा जो है जिस घोड़े में वो जा था, वो घोड़े को हिलाता है, अपनी गर्दन हिलाता है और बैल को हिलाता है, घोड़ा जो है वो बैल को हिलाता है। अब घोड़ा बैल को हिलाएगा, घोड़े की गर्दन में या घोड़े के पास अगर उसकी जो सवारी है उसके ऊपर वो लगी होगी, तो घोड़े के हिलने से बैल बजेगी। अगर उसकी गर्दन में घंटी लगी हुई है, तो इमेजिन करें कोई जानवर है, गर्दन हिला रहा है, उसकी बैल की आवाजें आ रही। ये सारी हमारी थी जी ऑडिटरी इमेजरी, आवाज के जरिए एक इमेज बनता है हमारे जहन। स्मेल जी, सेंट ऑफ एप्पल्स, फूलों की, सॉरी क्या नाम है इसका जी, फलों की खुशबू, सेब की खुशबू। जरा इमेजिन करें जरा गुलाब की खुशबू, मोतिये के फूल की खुशबू, जरा इमेजिन करें, बहुत भीनी भीनी बहुत जबरदस्त किस्म की खुशबू होती है मोतिये की जी। ये बहुत स्मेल की इमेजरी बन गई जी। टेस्ट, अपना कोई लाए ना, बिरयानी का जायका जरा लाए ना, बहुत शानदार किस्म की, हम लोग यहाँ पे एक सिंधी बिरयानी लाहौर में बहुत मशहूर है, कराची स्टूडेंट बिरयानी यहाँ पे अक्सर नजर आती है हमें, जो कि बहरहाल कराची से शुरू हुई थी। तो कराची वालों, हम आपको याद रखते हैं। तो जी, कोई मीठी चीज, आइसक्रीम खाते हैं, अगर आप अपनी फेवरेट आइसक्रीम जेल में लाएं, ऑरेंज जूस अगर आप पीते हैं, तो देखें इसका जायका, हालांकि आजकल आजकल ऑरेंजेस नहीं है, लेकिन फिर भी जी, टच स्मूथ फर,
फर जी, फर वो जो बिल्ली की जो जो स्किन होती है, बाल होते हैं, फर, या गर्म कपड़े, फर के कपड़े होते हैं, उसको छूना कितना मुलायम मुलायम लगता है। अब देखिए मैं बोल रहा हूँ और आपके जहन में इमेजरी कायम हो रही है। तो अगर आप अपने लफ्जों के जरिए, बोलने के जरिए या रिटर्न के जरिए अगर आप किसी के जहन में तस्वीर बना देते हैं, तो दैट इज नोन एज इमेजरी। ले जी, ये इमेजरी में असल मैंने सुख का सांस लिया, क्योंकि ये आखिरी बात थी आज। सुख का सांस लिए कि एक ड्यूटी थी मेरी, वो पूरी हो गई आज के दिन की। कोई सवाल है जी किसी के जहन में, तो प्लीज डू कम अप विद योर क्वेश्चंस, आई विल बी वेरी हैप्पी टू रिप्लाई टू योर क्वेश्चंस। सर होमोग्राफ की मीनिंग क्या थे? होमो मीन्स एक वर्ड लिखना। बता। राबिया नहीं, नहीं जी, वरानी वाली बात मैंने बिल्कुल सही की है, ज्यादा नहीं। तो होमोग्राफ जी, होमो मीन्स एक जैसा, ग्राफ मीन लिखना। जैसे मैं अगर आपको स्लाइड से मिसालें दूं। जी सर ठीक है, समझ में आ गया, बस सिर्फ मीनिंग्स नहीं मालूम थे। जी, ग्राफ मतलब लिखना। बो टाई भी होती है, जो जो टाई पहनते हैं गले में, जो छोटी सी टाई दाएं बाएं जा रही होती है। और बाओ, अच्छा उनका तलफ्फुज और स्पेलिंग्स वही है, जरा देखिएगा क्या फर्क है। स्पेलिंग्स वही है, BOW, बो टाई। जैसे विंड है, हवा, हवा, WIND विंड, हवा। और WIND वाइंड, बल खाना, वाइंडिंग रोड, बल खाता रास्ता, बल खाती सड़क। जी सर ठीक है, जी, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। कोई और है, कोई है जो रह सर गया एक हो? क्वेश्चन है सर। एक मिनट में, जी, बोलिए बोलिए। सर जैसे हम ये कंटेंट राइटिंग पढ़ रहे हैं, तो अब हम एक फ्रीलांसर का हम काम कर रहे हैं, तो पूरा वर्ल्ड मार्केट हमारे सामने है। हाँ हम जी। ये सारी बेसिक्स को लेके चलेंगे कैसे? हम अपने जो रीडर है उसको कैसे उसको अपने माइंड में रख के कंटेंट्स लिखेंगे? हाँ जी, ये बड़ा अच्छा सवाल, और इसी मौके पे ये सवाल बनता था। देखें, सिंपल सी बात ये है कि जिनकी कुछ पहले से बेस बनी हुई है ना जी, स्पेलिंग याद करने के लिए ट्रिक होते हैं, उन स्पेलिंग को याद करने के लिए ट्रिक जो है वो उनको निमोनिक्स कहते हैं। बिल्कुल होनी चाहिए जी, इस पे क्लास होनी चाहिए। निमोनिक्स उस ट्रिक का नाम है, निमोनिक्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग जी। अच्छा जी, आपके सवाल का जवाब आ जाए मिस्टर हसन। इट्स वेरी नाइस टू सी यू हियर इन द ग्रुप, इन द क्लास। हसन साहब, आपको कह रहा हूँ। तो ये देखें जी, प्रैक्टिस चाहिए होती है जी इसके लिए। अगर मैं बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल वर्ड्स में कहूँ, अगर आप ये समझें जी, ये 10-12 क्लासेस पढ़ के आपको बेसिक्स तो पता लग गई। मैंने आपको क्या कहा था कि आपको सिरा तो मैंने पकड़ा दिया, अब आगे आपने जाना है। और असल में सिरा ही है, जो कि मुझे फीडबैक मिला है बहुत सारी अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर। तो उसमें यही मुझे सुनने को मिला है कि जी ये बात हमने सीख ली है। अब सीख के उसको आप ज्यादा इस्तेमाल करें, इसको ज्यादा से ज्यादा लिखें। जैसे मुझे कुछ लोग हैं वो लिख के भेज रहे हैं, और उनको जैसे ही मुझे मौका मिलता है, थोड़ा टाइम लग जाता है, 1-2 दिन, लेकिन मैं जब जैसे मुझे लगता है कि हाँ मैं अब इंसाफ कर सकता हूँ, तो फिर पूरा पूरा जवाब जाता है। तो आप लोग लिखें, प्रैक्टिस करें, और मुझे भेजें। आप लोग, यू आर मोस्ट वेलकम। सर क्या लिखे हैं, किस टॉपिक पे लिखे हैं? बेसिक हम लोग नए हैं जैसे। अच्छा, नए वाले जो है ना जी, ये लिख सकते हैं, जो मैं अपनी क्लास के अंदर मशवरे देता हूँ। Sir, we can't hear you.
सर खुरमा हमारे साथ नहीं है क्या? कोई मुझे कंफर्म करे। मैम पार्टिसिपेंट लिस्ट में तो अभी नाम नहीं आ रहा सर का फिलहाल। तो हो सकते डिस्कनेक्ट हो गए ना, तो मैं उनको जरा व्हाट्सएप करती हूँ। आप लोग की क्लास एंड नहीं हुई थी अभी? बस थोड़ा ही टाइम था वो। पूछ के बताती हूँ आजकल। सर ने मैसेज तो रीड नहीं किया, मुझे लगता है कि वो उनकी लाइट ना चली गई हो, या पता नहीं क्या इशू है। अभी मैसेज सीन नहीं किया उन्होंने। वैसे एंड हो गई थी क्लास। जी मैम, वैसे एंड हो गई थी हमारी क्लास कंप्लीट हो गई थी। चले क्लास कंप्लीट हो गई तो फिर हम एंड कर देते हैं, क्योंकि वो मुझे लगता है ऑनलाइन नहीं है। तो हो सकता है कोई इशू हो गया होगा, लाइट चली गई होगी। जज़ाकल्लाह आप लोगों का, ज्वाइन किया क्लास को आप लोगों ने। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। अल्लाह हाफिज।